मैं अभी अभी अपनी अलौकिक शक्तियों को जागृत कर सुपरमैन बना हूं। तभी मुझे कई शीर्ष संघों द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाने लगा। लेकिन मेरे दिल में तो बस जल्द से जल्द सेवानिवृत्त होने की इच्छा थी, केवल इसलिए क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध लड़ते हुए बिताई है और अब मैं इसका भरपूर आनंद लेने की तैयारी कर रहा हूं। पर मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं फिर से 20 साल पीछे लौट जाऊंगा। जब मैं भगवान से इस अन्याय की शिकायत कर रहा था, तभी मुझे पता चला कि पिछली जिंदगी में मेरे दोस्त द्वारा दी गई घड़ी अभी भी वहीं थी। तब मुझे याद आया कि उसने कभी कहा था, यह घड़ी एक महान जादूगर के अवशेषों में से एक है। आओ, इस बात की पूरी संभावना है कि मेरा समय यात्रा करना इसी घड़ी से संबंधित है। इसी समय दरवाजे के बाहर से तेजी से खटखटाने की आवाज आई। तब मुझे अपने बारे में याद आया। इस समय मेरे पड़ोस में एक कमीना रहता था। उस समय मुझे खुद नहीं पता था कि मैं जागृत हो चुका हूं। वह अक्सर मुझसे पैसे छीन लिया करता था। अब इस बारे में सोचकर भी गुस्सा आता है। दरवाजा खोलने के बाद, जैसा कि उम्मीद थी, उसने मुझ पर गालियों की बौछार कर दी। उसे देखने के बाद मैं अनजाने में ही मुस्कुरा दिया, क्योंकि जो जैकेट उसने आज पहनी थी वह वास्तव में एक राक्षस की खाल से बनी थी और उसकी नजरें भी मेरी घड़ी पर टिक गईं। मैंने अपना हाथ उठाकर पहले उसका हाथ हटाया और सीधे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके तुरंत बाद मैंने उसका सिर पकड़ा और उसे बेरहमी से अपने घुटने पर दे मारा। अंत में मैंने उसके शरीर से वह चमड़े का कोट उतार लिया। मुझे याद है कि मैं इसी समय के आसपास था जब मैं गलती से इमारत से नीचे गिर गया था। तभी मेरी शक्तियां जागृत हुई थीं। लेकिन अब मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने पूरे 20 वर्षों तक जादुई शक्ति को नियंत्रित किया है। खुद से शक्तियों को जागृत करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। लेकिन मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरी वर्तमान शारीरिक स्थिति अभी भी बहुत कमजोर है। मेरे पेट से भूख की एक तीव्र लहर उठी। जब मैं खाना खाने के लिए किसी जगह की तलाश करने ही वाला था, तभी सड़क पर अचानक एक छोटा सा पोर्टल प्रकट हुआ और फिर उसमें से एक लाल रंग का कुत्ते जैसा राक्षस बाहर निकला। उसे देखने के बाद मैंने मन ही मन सोचा कि मैं सचमुच इस सबसे बुरे दौर में वापस आ गया हूं। जमीन से एक लोहे की छड़ उठाने के बाद मैं सीधे उस पोर्टल की ओर लपका। लेकिन तभी मैंने पास में ही एक छोटी बच्ची की चीख सुनी। जैसे ही वह लाल कुत्ता उस बच्ची को निगलने वाला था, मैं सही समय पर वहां पहुंचा और उसे पीछे की ओर खींच लिया और इन राक्षसों से अकेले निपटने के लिए खुद को वहीं छोड़ दिया। पिछली जिंदगी के युद्ध के अनुभवों के साथ मैंने जल्दी ही उनमें से कुछ को लड़ने की क्षमता से पूरी तरह वंचित कर दिया। लेकिन पेट में भूख का एहसास फिर से होने लगा। मुझे लगा कि ये लाल कुत्ते इतने मोटे और तंदुरुस्त हैं, तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होंगे। मुझे याद है कि पहले के समय में इनके मांस का स्वाद काफी अच्छा हुआ करता था। मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर वह पागल कुत्ता इतना डर गया कि लगातार पीछे हटने लगा। मैंने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया और तेजी से आगे बढ़ा। भले ही मेरा वर्तमान शरीर युवा और मजबूत है, लेकिन यह सब 40 वर्ष की उम्र जितना सहज और कुशल नहीं था। लड़ते लड़ते मुझे एहसास हुआ कि एक हथियार काफी नहीं है। इसलिए मैंने अपनी घड़ी उतारी और उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। एक ही घूंसे में मैंने आगे बढ़ते हुए एक लाल कुत्ते को नीचे गिरा दिया। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह घड़ी काफी मजबूत थी। जब मैंने लगभग सब कुछ संभाल लिया था, तब जाकर पुलिस आखिरकार वहां पहुंची। पुलिस ने सुपरमैन को देखते ही तेजी से उसका पीछा किया और मुझसे मेरे संगठन और नाम के बारे में पूछा, ताकि पुरस्कार राशि जारी की जा सके। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम लिंडेरेन है। वर्तमान में मैं किसी भी संगठन से नहीं जुड़ा हूं और मैं कुछ ही घंटे पहले जागृत हुआ हूं। मेरे पास कोई सुपरमैन प्रमाणन भी नहीं है। अंत में मैंने अपना बैंक कार्ड नंबर छोड़ दिया और उससे कहा कि वह सीधे मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दे। देखते ही देखते एक नए जागृत व्यक्ति के सामने आने की खबर इंटरनेट पर तेजी से फैल गई और घटनास्थल से निकलने के तुरंत बाद मुझे एक फोन आया। इस समय पर हर संघ सुपरमैन को अपने साथ जोड़ने के लिए होड़ में था। मेरे जैसे व्यक्ति की तो बात ही अलग थी, जिसका यह जागरण शुरुआती दौर में ही इतनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। मैंने समय देखा, अभी 2018 वर्ष चल रहा था। राक्षस पोर्टल के पहली बार दिखाई देने के बाद से लगभग 2 साल बीत चुके थे।
इस समय अलौकिक शक्तियों वाले सुपरमैन ही थे जो सामान्य सेना और पुलिस की जगह ले रहे थे। और इसी समय के दौरान विभिन्न संघों का भी तेजी से उदय होना शुरू हुआ था। जैसे ही कोई नया सुपरमैन सामने आता, उन्हें अपने संघ में शामिल करने के लिए एक भीषण प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर मनमानी करते थे। 6 बड़ी आपदाएं इस समय तक चुपचाप और बिना किसी आहट के आकार ले रही होंगी। तो अब मुझे खुद ही भविष्य के ज्ञान का उपयोग करना होगा और ऐसी जानकारियों का लाभ उठाना होगा जो दूसरों को नहीं पता है, ताकि मैं देर से देर 3 साल के भीतर सेवानिवृत्त हो सकूं। ठीक उसी समय मेरे पीछे से एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि वह रॉयल गिल्ड का मैनेजर है और तुरंत मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दरवाजे से एक और लड़की दौड़ती हुई अंदर आई। आते ही उसने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि मैं इंटरनेट पर मौजूद वीडियो से कहीं ज्यादा हैंडसम हूं। लेकिन तुरंत ही वॉरियर गिल्ड के मैनेजर ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक दिया। इसके तुरंत बाद कई अन्य बड़े संघ भी वहां पहुंच गए। उन सभी ने मेरे सामने आकर अपने अपने संघ का परिचय देना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा कि हमें बातचीत के लिए किसी दूसरी जगह चलना चाहिए। उस जगह पहुंचने के बाद मैंने अपनी बात शुरू की और सीधे उनसे पूछा कि वे मुझे अनुबंध के लिए कितनी राशि दे सकते हैं। रॉयल गिल्ड के मैनेजर ने कहा कि अनुबंध की शर्तें पूरी तरह से गोपनीय हैं और वह मुझसे अकेले में बात करना चाहता है। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि उनका संघ ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा और जल्द ही दूसरे संघों द्वारा निगल लिया जाएगा। इसलिए मैंने बिना झिझक के साफ मना कर दिया। यह सुनकर उसके पीछे खड़े एक व्यक्ति ने आगे आकर कहा कि वे मुझे 1 अरब दे सकते हैं। पास में खड़े दूसरे संघों के लोगों ने जब यह सुना तो उन्होंने भी अपनी अपनी बोलियां बढ़ानी शुरू कर दी, जब तक कि बाई वू गिल्ड के बाई यिनक्सी ने कदम नहीं बढ़ाया और यह बोली 2 अरब पर जाकर रुकी। मैं अच्छी तरह जानता था कि भले ही बाई वू गिल्ड हाल ही में स्थापित एक नया संघ था, लेकिन 10 साल बाद यह शीर्ष 3 संघों में से एक बनने वाला था। इसलिए मैंने बाई यिनक्सी को छोड़कर बाकी सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कह दिया। कल तक तो तुम बस एक साधारण इंसान थे, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि युद्ध कौशल और तकनीकों के इस्तेमाल में तुम बेहद माहिर हो। उसकी बात सुनने के बाद मुझे समझ आ गया कि उन्होंने निश्चित रूप से गुप्त रूप से मेरी जांच पड़ताल की थी। इसके तुरंत बाद उसने अनुबंध पत्र मेरे सामने रख दिया। जब मैंने इस अनुबंध की शर्तों को देखा तो ये वास्तव में ऐसी थीं जिनकी कल्पना मैंने पिछली जिंदगी में कभी नहीं की थी। लेकिन फिर भी मैं इसमें 3 और शर्तें जोड़ना चाहता था। लिखने के बाद मैंने उसे बाई यिनक्सी को दिखाया। उसने उसे सीधे वापस मेरे सामने फेंक दिया और मुझसे पूछा कि क्या मैं इन शर्तों के साथ कोई मजाक कर रहा हूं। तुम आखिर किस आधार पर इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हो? मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि मेरे साथ अनुबंध करने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। कुछ दिनों बाद मैं संशोधित अनुबंध लेकर आपसे मिलने आऊंगा। उस समय हम कॉफी नहीं पिएंगे, बल्कि साथ में शराब पिएंगे। और मैं जानता था कि इस महिला के साथ बहुत अधिक नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि वह बैवू यूनियन के अध्यक्ष की बेटी है। उसके बाद मैं पहले सुपरमैन प्रमाणन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी पता चला कि वहां का प्रभारी व्यक्ति गायब था। मुझे पता था कि यहां का प्रभारी वही व्यक्ति है। अच्छा हुआ कि वह वहां नहीं था। प्रमाणन पूरा होते ही मैं तुरंत वहां से निकल गया। सचिव ने मुझसे पूछा, क्या जागृति के बाद कोई विशेषता प्रकट हुई है? लेकिन मैंने उसे केवल इतना बताया कि मेरी कोई विशेषता नहीं है, बस यह एक शारीरिक सुदृढ़ीकरण प्रकार है, क्योंकि इस जीवन में मैं अपनी विशेषता कभी किसी को नहीं बताऊंगा। फिर सचिव ने मुझे पहले इस बारबेल से शुरुआत करने के लिए कहा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा और अपनी ताकत हथेलियों में स्थानांतरित कर दी और बहुत आसानी से उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। सचिव ने इसे देखने के बाद ही विश्वास किया कि मैं कोई धोखेबाज नहीं हूं। फिर उसने मुझे एक अस्थायी सुपरमैन प्रमाण पत्र दिया। जब मैं बाहर जाने ही वाला था, तभी प्रभारी व्यक्ति वापस आ गया। वह सुपरमैन कोऑपरेशन ग्रुप का जू सांगवुक था। मैं अच्छी तरह जानता था कि उसके साथ जुड़ने से कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। जू सांगवुक ने कमरे में आते ही सचिव से मेरा नाम पूछा।
तो यह वह सुपरस्टार है। मेरे बाहर आने के बाद मैं एक प्रदूषित प्रतिबंधित क्षेत्र में आया। राक्षसों के कारण यह जगह पूरी तरह से बंद कर दी गई थी और एक खंडहर में बदल गई थी। लेकिन आयामी पोर्टल खुलने के बाद स्थिति बदल जाएगी। यह देखते हुए कि जादू से भरा गया महाद्वीप भविष्य में 1 वर्ष बाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों से जुड़ जाएगा और आयामी पोर्टल प्रकट होंगे। इसी क्षेत्र में खुलेगा। जैसे ही मुझे अनुबंध की राशि मिलेगी, मैं तुरंत इस जमीन को खरीद लूंगा। 1 साल बाद मैं इससे भारी मुनाफा कमा सकूंगा। जब मैं अपना सामान समेटने की तैयारी कर रहा था, तभी मुझे कुछ ही दूरी पर बहस की आवाज सुनाई दी। और तो और, एक पक्ष गैया महाद्वीप की भाषा बोल रहा था। मैंने अपनी विशेषता का उपयोग किया और खुद को अदृश्य कर लिया। अतीत में इस विशेषता के कारण मुझे जासूसी और टोह लेने के लिए भेजा जाता था और हत्या जैसे विभिन्न खतरनाक मिशन दिए जाते थे। अब मैं फिर से वैसी कठिनाई नहीं झेलना चाहता। उस स्थान पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि एक छोटी लड़की थी जिसे 3 आदमियों ने घेर रखा था। लड़की ने देखा कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपनी छाती के सामने एक आग का गोला बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इस शक्ति का कुशलता से उपयोग नहीं कर पा रही है। उन तीनों ने जब यह महाशक्ति देखी तो उनकी आंखें चमक उठीं। अगर इसे बेच दिया जाए तो निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। मुझे लगा कि यह छोटी लड़की शायद एक आयामी शरणार्थी है। गया महाद्वीप के किसी व्यक्ति से मिलना दुर्लभ था, इसलिए मैंने उसे बचाने के बारे में सोचा। अभी जादुई ऊर्जा पर्याप्त नहीं है। लड़ाई शुरू करने से पहले मुझे अदृश्यता हटानी होगी। फिर अपने बैग से एक खंजर निकाला और तेजी से उनके नेता को मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्हें संभलने का मौका दिए बिना दूसरे व्यक्ति को भी खत्म कर दिया। अंत में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे तीसरे व्यक्ति को भी एक ही वार में ढेर कर दिया। छोटी लड़की यह दृश्य देखकर डर से कांपने लगी। मैं उसके सामने आया और उनकी भाषा में उससे पूछा, क्या तुम गया महाद्वीप से हो? यह सुनकर लड़की को मुझसे थोड़ा अपनापन महसूस हुआ, लेकिन तुरंत ही उसका पेट भूख के मारे गुड़गुड़ाने लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मांस खाएगी। पेट भर जाने के बाद उसने मेरे प्रति अपना सारा डर और सतर्कता पूरी तरह छोड़ दी थी। फिर मैंने उससे पूछा कि वह अकेली क्यों है। यहां आने से पहले तुम कहां रहती थीं? तुम्हारी उम्र क्या है? इन सवालों को सुनकर वह हैरान रह गई और मुझसे कहा कि वह अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं। उसने कहा कि वह न केवल भाषा नहीं जानती, बल्कि उसकी शक्ति भी बहुत कम है। हालांकि वह आग का उपयोग कर सकती है, लेकिन वह अभी इसमें बहुत कुशल नहीं है। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूं और मेरे पास किसी बच्चे की देखभाल करने का समय नहीं है। लेकिन उसका उदास और दयनीय चेहरा देखकर मैंने कहा कि मैं उसे फिलहाल यहीं रहने दे सकता हूं और मैं उसे पृथ्वी की कुछ भाषा और सामान्य ज्ञान भी सिखाऊंगा, लेकिन इसके बदले उसे घर के कामों में मेरी मदद करनी होगी। ऐसा कहते हुए मैंने उसे सबसे पहले आज के बर्तन धोने के लिए कहा। आखिरकार उसने मुझे अपना नाम बताया, जो लिली था। जब मैंने उसका नाम सुना तो मेरा दिल दहल गया। 10 साल बाद शहर का अधिकांश हिस्सा तबाह करने वाला एक राक्षस, जो 6 बड़ी आपदाओं में से एक थी, वह लिली नाम की आग की चुड़ैल थी। अब ध्यान से देखने पर वह बिल्कुल इस सामने खड़ी लड़की जैसी दिखती थी। कहा जाता है कि आग की चुड़ैल को बचपन में एक आपराधिक संगठन द्वारा अगवा कर लिया गया था, जिसके कारण अंततः यह आपदा आई। हो सकता है कि इस समय मैंने पहली आपदा को रोक दिया हो। अगले दिन मैं उसे बाजार ले गया ताकि कुछ शिकारी पक्षियों का मांस खरीदा जा सके। पहला पोर्टल खुलने के बाद भोजन की कमी के कारण लोगों ने राक्षसों का शिकार करना शुरू कर दिया था। भोजन के रूप में अब आपूर्ति मांग से अधिक थी, इसलिए इसे आसानी से खरीदा जा सकता था। लेकिन जब भविष्य में राक्षस के मांस के प्रभाव सामने आएंगे, तो यह सोने के भाव भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, जो कि एक जादुई पोषण युक्त भोजन की सामग्री है। जल्द ही हमने भारी मात्रा में कच्चा मांस खरीदा। मैंने देखा कि उसके कपड़े फटे पुराने थे, इसलिए मैंने उसे अपने लिए कोई कपड़ा चुनने को कहा। उसने एक ही नज़र में वह छोटी लाल फ्रॉक पसंद कर ली।
मैंने उस फ्रॉक को देखकर कुछ देर सोचा और दृढ़ता से उसके लिए एक ट्रैक सूट खरीद लिया। उस खंडहर में इस तरह के कपड़े पहनना बहुत असुविधाजनक होगा। घर वापस आने के बाद मैंने खरीदे हुए सारे मांस को एक बर्तन में उबाल दिया। मैंने उससे कहा, शरीर के लिए अच्छी चीजें दिखने में साधारण होती हैं। लेकिन तभी उसे तुरंत एक बेहतरीन खुशबू आई, क्योंकि उस समय मैंने फ्राइड चिकन का एक डिब्बा निकाला था। वह खुशबू को रोक नहीं पाई और एक टुकड़ा छीनकर खाने लगी। उसे लगा जैसे उसने पहले कभी इससे स्वादिष्ट चीज नहीं खाई थी। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा कि भविष्य में वह केवल फ्राइड चिकन ही खाएगी। अगर तुम नखरे करोगी तो यकीन मानो मैं इसे इस बर्तन में डाल दूंगा। ऐसा कहते हुए मैंने खुद उदाहरण पेश करते हुए बर्तन का मांस खाना शुरू कर दिया। लेकिन इसका स्वाद सचमुच ऐसा था कि इसे खाने से मौत नहीं होगी। इसे जल्दी से खाने के बाद ऐसा लगा जैसे पूरी जीभ सुन्न हो गई हो। मैंने उसे बर्तन धोने और फिर किताब पढ़ने जाने के लिए कहा। अपने काम से काम रखो या परेशान मत हो। फिर मैं एक जगह ढूंढकर ध्यान लगाने बैठ गया, अपनी महासमुद्र मानसिक पद्धति का अभ्यास करने के लिए। यह मानसिक पद्धति जादुई शक्ति को बढ़ा सकती है। इस बार मुझे अचानक महसूस हुआ कि जादुई शक्ति के बढ़ने की गति पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। पहले भले ही मैं लगातार मानसिक पद्धति का उपयोग करता रहता, तब भी वह इस स्तर तक नहीं पहुंचती थी। मैंने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जादुई पोषण युक्त भोजन खाया था, और साथ ही शरीर के तुलनात्मक रूप से युवा होने के कारण भी ऐसा हुआ। केवल एक बार मानसिक पद्धति का उपयोग करने से ही दैंतियन ऊर्जा केंद्र स्पष्ट रूप से बड़ा हो गया था। अगर मैं इसी तरह जादुई पोषण युक्त भोजन लेना जारी रखूं और मानसिक पद्धति का अभ्यास करता रहूं, तो मैं निश्चित रूप से पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन सकता हूं। अगले कुछ दिनों में मैंने खाने और अभ्यास करने के क्रम को दोहराया और जल्द ही मेरी शारीरिक क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच गई। ठीक उसी समय मेरा फोन भी बज उठा। फोन उठाने पर पता चला कि यह बाई यिनक्सी का फोन था। मैंने उससे पूछा कि पिछले अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट में संशोधन का काम कैसा चल रहा है, लेकिन उसकी हिचकिचाहट भरी आवाज सुनकर मैं समझ गया कि कोई समस्या आ गई है। पूछने पर पता चला कि उच्च अधिकारी मेरी गिल्ड संस्था में शामिल होने की परीक्षा लेना चाहते हैं। मुझे बहुत खेद है, मुझे भी लगता है कि परीक्षा जैसी बात वास्तव में बेहद अनुचित है। तुम मुझे थोड़ा और समय दो, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढता हूं। लेकिन जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, मैंने बहुत आसानी से हाँ कह दिया। अगले दिन मैं लिली को लेकर बाईवू गिल्ड में आ गया और कहा कि लिली उसकी सौतेली बहन है और बताया कि वह हमेशा विदेश में रही है, इसलिए वह राष्ट्रभाषा मैंडरिन नहीं बोल पाती। निश्चिंत रहें, हमारा गिल्ड सुपर ह्यूमंस महामानवों के निजी जीवन में दखल नहीं देता। लिली ने गैया भाषा में मुझसे पूछा कि यह बड़ी दीदी कौन है। मैंने उससे कहा कि यह वह इंसान है जो हमें पैसे देगी। उसके दिल में पैसों से फ्राइड चिकन खरीदा जा सकता है, और जो उसे फ्राइड चिकन दे वही अच्छा इंसान है। इसी समय बाईवू गिल्ड के प्रतिनिधि बाई चांगक्सू बाहर आए। संक्षिप्त औपचारिक बातचीत के बाद वह सीधे मुख्य मुद्दे पर आ गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं परीक्षा पास कर लेता हूं तो वे मुझे दोगुनी साइनिंग अमाउंट अनुबंध राशि देंगे। अचानक उनकी बात का लहजा बदल गया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम सचमुच उतने पैसों के लायक हो? मैंने मन ही मन सोचा कि शायद वे मार्शल आर्ट्स और जादू नहीं जानते, लेकिन केवल जादुई शक्ति के दम पर ही इतना कड़ा दबाव बना सकते हैं। वास्तव में वे एक मॉन्स्टर दानव हैं। अगर कोई दूसरा सुपर ह्यूमन होता तो शायद वह डर के मारे बोल भी नहीं पाता। लेकिन अब मैं कोई साधारण नहीं रहा, साधारण सुपर ह्यूमन नहीं हूं। फिर मैंने अपने शरीर के भीतर की जादुई शक्ति को सक्रिय किया, उनका मुकाबला करने के लिए। इसे महसूस करने के बाद वे बेहद हैरान रह गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने बाई यिनक्सी से एक नया अनुबंध तैयार करने को कहा और कहा कि साइनिंग अमाउंट को बढ़ाकर मूल राशि का 3 गुना कर दिया जाए, और एक शर्त और जोड़ दी कि जैसे ही मैं सारी परीक्षाएं पास करूंगा, गिल्ड सीधे 200 मिलियन का भुगतान कर देगा। जल्द ही हम आ गए बाईवू गिल्ड के भूमिगत अंडरग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड में। परीक्षा की शर्तें बहुत सरल थीं। बस गिल्ड के 3 सदस्यों के साथ मुकाबला करना था और जीत हासिल करनी थी।
सबसे पहले मुकाबला गिल्ड की मुख्य टीम के सदस्य से था, काई कुनकुन। जब बाई यिनक्सी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा हथियार इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मैंने उससे कहा कि मेरे लिए यह घड़ी ही काफी है। यह सुनकर काई कुनकुन बहुत नाराज हो गया। अभी अभी जागृत अवेकेंड हुआ एक लड़का अपनी घड़ी से मेरे साथ मुकाबला करने की हिम्मत कर रहा है। उसने मन ही मन सोचा कि वह मुझे अपंग बना देगा। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मैंने भी अपनी तंत्रिकाओं को कस लिया और युद्ध की स्थिति में आ गया। पिछले जीवन में मैंने एक पत्रिका में इस आदमी के बारे में जानकारी पढ़ी थी। जब तक वह नहीं रुकता, उसकी गति लगातार तेज होती जाती है। इसलिए उसके और तेज होने से पहले ही मुझे हार जीत का फैसला करना होगा। उसने आते ही मुझ पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसने मेरे चारों ओर चक्कर लगाकर लगातार अपनी गति बढ़ाना चुना। ऊपर खड़े लोगों ने जब यह नजारा देखा, तो उन सबको लगा कि मेरी हार निश्चित है। काई कुनकुन गति बढ़ाने के साथ साथ मुझ पर ताने कस रहा था। वह बस मेरा ध्यान भटकाना चाहता था, ताकि पीछे से अचानक हमला कर सके। लेकिन युद्ध का लंबा अनुभव रखने वाले मुझे यह चाल पहले ही समझ आ गई थी। मैंने पीछे घूमकर एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया। अगर उसे पता होता कि बढ़ी हुई गति का नुकसान खुद उसे भी होगा, तो वह इस तरह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। बाई यिनक्सी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं केवल एक मुक्के में ही जीत हासिल कर लूंगा। जब मैं स्टेज से नीचे आया, तो मुझे बाई चांगक्सू के मुंह से पता चला कि काई कुनकुन की जान को कोई खतरा नहीं है। कुछ दिनों के आराम के बाद वह ठीक हो जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि यह सब मेरी उदारता के कारण हुआ कि मैंने हाथ रोक लिया। मैंने मन ही मन सोचा, वास्तव में उसने मेरी चाल को भांप लिया था। सच में अगर मैंने अपनी ताकत पर काबू न रखा होता, तो काई कुनकुन का सिर कब का धड़ से अलग हो चुका होता। इस तरह से 6 बिलियन की साइनिंग अमाउंट मेरे हाथ में आ गई थी। गिल्ड में शामिल होने की शर्तें भी पूरी हो चुकी थीं। तो बाकी बची परीक्षाओं का अब मजे लेते हुए सामना किया जाए। इसके बाद मुझे एक जंगल वाले इलाके में ले जाया गया। अगला प्रतिद्वंद्वी मुख्य टीम के छठे दस्ते का कप्तान लॉन्ग दाक्सुन था। मैंने एक ही नजर में पहचान लिया उसे। यह वही शख्स था जिसने पहले ऊपर चुपके से अपनी हत्यारी भावना इंटेंट दिखाई थी। जैसे ही लड़ाई शुरू होने की घंटी बजी, मैं एक झटके में अपनी जगह से गायब हो गया और उसकी तरफ झपटा। साथ ही मैंने अपने हाथ में घड़ी के पट्टे को कसकर पकड़ लिया और उसकी ढाल शील्ड पर एक जोरदार प्रहार किया। फिर मैंने जानबूझकर उसे अपनी एक कमजोरी दिखाई। उसने इसे एक अच्छा मौका समझा और बिना देर किए ढाल को हथियार बनाकर मेरी तरफ दे मारा। लेकिन इस वजह से उसकी पीठ की सुरक्षा हट गई। मैं घूमकर उसकी पीठ के पीछे गया और तेजी से ईगल क्लॉ चील के पंजे का वार किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रतिक्रिया इतनी तेज होगी। उसने तुरंत ढाल को पीछे खींचकर वार रोक लिया। मैंने उसकी तलवार के एक और वार से खुद को बचाया और उसकी एक चूक कमजोरी देख ली। मैंने सीधे उस पर टाइशान एक शक्तिशाली प्रहार का वार कर दिया। तीव्र संवेग मोमेंटम के कारण वह उड़कर दसियों मीटर दूर जा गिरा। दोबारा खड़े होने पर ऐसा लगा जैसे वह मेरे वार से पूरी तरह बौखला गया है। मैं तो असल में इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था, ताकि जितना हो सके अपनी असली ताकत को छुपा सकूं। लेकिन वह चालाक प्रतिनिधि शायद चाहता था कि मैं यहां अपने सारे पत्ते खोल दूं। मैं तुम्हें हमारी टीम में शामिल करने के लिए आवेदन करूंगा। मेरा पार्टनर बनने के लिए। किस आधार पर? जो जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। तुम सही कह रहे हो ना? प्रतिनिधि बाई चांगक्सू ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए प्रस्ताव रखा कि अगर मैं जीता, तो कप्तान मैं बनूंगा। पीछे खड़े लोगों ने जब यह सुना तो उन्हें यह असंभव लगा और वे आपस में कानाफूसी करने लगे। अगर मैं जीत गया, मैं फिर से टीम बनाऊंगा और खुद नए सदस्यों की भर्ती भी करूंगा। मिशन भी मेरे द्वारा ही तय किए जाएंगे। मैंने नहीं सोचा था कि वह बिना सोचे समझे ही मान जाएगा। लेकिन अगर तुम हार गए, तो साइनिंग बोनस आधा होने के अलावा अनुबंध का समय भी दोगुना हो जाएगा। यह सुनने के बाद मैंने भी आसानी से हाँ कर दी, जबकि लोंग दाशुन अभी भी मुझे समझा रहा था, क्योंकि उसके दिल में मैं उसे कभी हरा ही नहीं सकता था। मैंने धीरे से उससे पूछा कि क्या वह बाई यूनक्सी को पसंद करता है। पहले जो उसने मेरे प्रति दुश्मनी दिखाई थी,
वह भी इसलिए थी क्योंकि बाई यूनक्सी मुझ में दिलचस्पी ले रही थी, क्योंकि मुझे पता है कुछ ही समय बाद वह बाई यूनक्सी के कारण एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए मैंने उसे वापस जाने को कहा और अपना कमरा अच्छे से साफ करने की सलाह दी। यह सुनकर उसने गुस्से में चिल्लाकर मुझे चुप होने को कहा और फिर अपनी पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ा। मैंने भी महासागर की आंतरिक मानसिक विधि का उपयोग करना शुरू कर दिया और अपनी ताकत को मुक्के पर केंद्रित किया। ठीक उसी समय जब वह मेरे सामने आने वाला था, मैंने मुट्ठी भींची और थंडरबोल्ट पंच मारा। शक्तिशाली प्रभाव ने सीधे उसकी ढाल को भेद दिया और उसके शरीर पर लगा। इस बात से बाई चांगसू भी दंग रह गया। उसने नहीं सोचा था कि मैं सचमुच लोंग दाशुन को हरा दूंगा और मैं भी थक कर जमीन पर गिर गया। अब मेरा शरीर सिर्फ एक बार थंडरबोल्ट पंच चलाने के बाद ही पूरी तरह से थक चुका था। यह सोचकर मैंने जल्दी से मानसिक विधि का उपयोग करके खुद को अस्थायी रूप से संभाला। बाई यूनक्सी भी उस समय दौड़ती हुई आई और मुझे टीम 7 का कप्तान बनने पर बधाई दी। अनुबंध के समझौते के अनुसार अब मेरा साइनिंग बोनस 10 अरब है। तो फिर चलो 2 के खिलाफ 1 की चुनौती को जारी रखते हैं। फिर मैंने बाई यूनक्सी से पूछा कि मेरा अगला प्रतिद्वंद्वी कौन है। बाई चांगसू ने अपना कॉलर खींचते हुए आगे आकर कहा, ऐसा लगता है कि आखिरी परीक्षा के लिए मुझे खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। मैंने देखा कि अगर इस राक्षस के साथ मुकाबला हुआ तो जीतने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैंने दृढ़ता से तीसरी परीक्षा छोड़ दी। लेकिन उसने फिर कहा कि अगर मैं 3 मिनट तक टिक गया तो वह मुझे 30 अरब देगा। बाई यूनक्सी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि हमें जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेने चाहिए। इस तरह मैंने उद्योग के उच्चतम स्तर की शर्तों के साथ बाई वू गिल्ड के साथ अनुबंध किया। अनुबंध पूरा होने के बाद मैंने पूछा, क्या मैं अब तुरंत अपनी टीम के सदस्यों को अनुबंधित कर सकता हूं? सबसे पहले मैं लिली को अनुबंधित करना चाहता था। फिर मैंने लिली से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने को कहा और चिंगारियों को जितना संभव हो उतना बड़ा करने को कहा। लेकिन उसने मुझसे कहा कि उसे भूख लगी है। लाचार होकर मुझे उससे वादा करना पड़ा कि वापस जाने के बाद मैं उसे 3 फ्राइड चिकन खरीद कर दूंगा। यह सुनने के बाद कि वहां फ्राइड चिकन मिलेगा, वह कमरे के खाली हिस्से की तरफ भागी और अपने सिर के ऊपर एक बड़ा आग का गोला बनाने लगी। बाई यूनक्सी हैरान थी कि मेरी बहन भी एक सुपर ह्यूमन है। मैंने उसे इतनी बड़ी आग पैदा करते हुए देखा, लेकिन उसने आसपास की किसी भी चीज को नहीं जलाया। उसे सिखाए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और वह इसे इतने अच्छे से नियंत्रित कर सकती है। वह वास्तव में भविष्य की एक आपदा होने के लायक है। अंत में चर्चा के बाद लिली 5 अरब के साइनिंग बोनस के साथ मेरी पहली टीम सदस्य बन गई। इसके बाद बाई यूनक्सी मुझे गिल्ड की सुविधाओं को दिखाने ले गई। वह हैरान थी कि मैं इन उन्नत सुविधाओं को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि ये भविष्य की सुविधाओं की तुलना में बहुत पिछड़ी हुई हैं। मुझे हथियार कार्यशाला में लाने के बाद मैंने फिलहाल काम चलाने के लिए 2 छोटी तलवारें चुनी। इसी समय प्रतिनिधि अचानक मेरी तरफ आए और कहा कि एक आपातकालीन मिशन है जिसके लिए मुझे घटनास्थल पर जाना होगा। आज नौकरी का पहला दिन है। मुझे लगा था कि मैं जल्दी काम खत्म कर पाऊंगा। ऐसा लगता है कि मुझे मजबूरन ओवरटाइम करना पड़ेगा। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद देखा कि आसमान में एक पोर्टल है जिससे लगातार नीचे गिर रहे थे एक प्रकार के घोंघे जैसे राक्षस, जो बेहद घिनौने थे और उनसे बहुत तेज बदबू आ रही थी। घटनास्थल पर मौजूद सुपर ह्यूमंस की हालत खराब थी। बाई यूनक्सी ने मुझे ईयरफोन के जरिए मिशन बताया। राक्षस के मूल रूप को नष्ट न करने की पूरी कोशिश करें और 3 से अधिक नमूने वापस लाएं। इस तरह के राक्षसों से भविष्य में लोग बहुत कतराते हैं। हालांकि वे बहुत कमजोर हैं, लेकिन हमला होने पर वे खुद को उड़ा लेते हैं और फिर दुर्गंध फैलाते हैं। लिली को इतना परेशान देखकर मैंने उसे जादुई ताकत से सूंघने की क्षमता को रोकने के लिए कहा, क्या मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत है? मैंने नहीं सोचा था कि मेरे सिखाने से पहले ही वह खुद सीख जाएगी। मैंने घटनास्थल को देखा। ऐसा लगा कि किसी ने भी नमूना नहीं लिया है। तभी मैंने एक और राक्षस को पेड़ पर चढ़ते देखा। मैं वहां गया और पेड़ पर धीरे से एक लात मारी।
घोंघा डर गया और मेरी तरफ झपटा। जब मैंने अपना हाथ उठाया तो लगा जैसे हवा का एक झोंका चला हो। मैंने जो इस्तेमाल किया वह ताइची का एक कुशल दाव था। हथेली की हवा ने घोंघे का सिर चकरा दिया। इस तरह अब चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि वह खुद को उड़ा लेगा। जल्द ही मैंने बाई यिनक्सी को बताया कि मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। ठीक उसी समय जब हम जाने वाले थे, हमें घटनास्थल पर मौजूद अन्य सुपरह्यूमन्स ने रोक लिया। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम नए जागृत हुए सुपरह्यूमन हो, है ना? उन्होंने मेरे कप्तान के आर्मबैंड को देखा और जान गए कि मैं बाई वू गिल्ड से हूं। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे गिल्ड में लोगों की इतनी कमी हो गई है कि एक नए व्यक्ति को कप्तान बना दिया गया है? अभी जो तकनीक तुमने इस्तेमाल की थी, क्या वही तुम्हारी खूबी है? इस व्यक्ति को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह ब्लैक हाउंड गिल्ड की टीम 5 का कप्तान झांग शोक्सियन था। पिछले जीवन में वह कार्यस्थल पर मेरा बॉस था। उनका मतलब था कि वे मुझसे कुछ नमूने बांटना चाहते थे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, मैंने सीधे मना कर दिया। एक नए व्यक्ति द्वारा मना किए जाने पर वह बेहद गुस्से में आ गया। इसी समय वॉरियर गिल्ड के कप्तान और रॉयल गिल्ड के कप्तान बीच बचाव करने आए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नमूने साझा करने की सलाह दी। बाई यिनक्सी ने ऑपरेशन के दौरान यह सुना और मुझे उन्हें मना करने के लिए कहा। इस तरह की चीजों का सामना मैंने पहले अनगिनत बार किया है। अगर मैंने नहीं दिया तो वे शायद बोरे पर हमला कर देंगे। इसलिए मैंने इसे उनके सामने फेंक दिया और उन्हें इसे ले जाने दिया, बशर्ते कि इसे ले जाने की क्षमता तुम लोगों में हो। इस बात ने बाकी दोनों लोगों के गुस्से को भी भड़का दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक नया व्यक्ति इतना अहंकारी होने की हिम्मत करेगा। मैंने धीरे से लिली से कहा कि जैसे ही मेरा इशारा मिले, आसपास की हर चीज को जला देना। लिली ने मुझसे बस सहजता से पूछा कि क्या इन लोगों को भी जला देना चाहिए। यह सुनकर मैं कांप उठा। वास्तव में वह एक बड़ी आफत है। मैंने उसे चेतावनी दी कि उन्हें खत्म करने से मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा। बस पास की चीजों को जलाना ही काफी होगा। ठीक उसी समय जब वे जबरदस्ती छीनना चाह रहे थे, हवा में मौजूद पोर्टल से ऊर्जा की भारी तरंगें उठीं। अगले ही पल उसमें से एक बेहद विशालकाय घोंघा बाहर निकला। उसे देखने के बाद उनके पास मुझसे निपटने का समय नहीं था। उन्होंने लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। जमीन पर गिरते ही घोंघे से अनगिनत स्पर्शक टेंटेकल्स निकलने लगे। उन सभी को लड़ाई में शामिल होते देख मैंने पहले सैंपल को वापस गाड़ी में रखने का फैसला किया। जल्द ही सुपरह्यूमन्स को समझ आ गया कि यह घोंघा बेहद खतरनाक रूप से शक्तिशाली है। सिर्फ मैं ही जानता था कि उनकी युद्ध क्षमता के साथ वे उस राक्षस को कभी नहीं हरा पाएंगे। जल्द ही सुपरह्यूमन्स ने देखा कि यह राक्षस न केवल बेहद ताकतवर है, बल्कि इसका चिपचिपा पदार्थ बहुत अधिक संक्षारक एसिडिक भी है। झांग शोक्सियान ने सभी को पीछे हटने और दूर से हमला करने का आदेश दिया, जबकि मैं एक तरफ खड़ा होकर तमाशा देख रहा था और उनके जाने के बाद खुद आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा था। तभी मुझे एक और जाना पहचाना शख्स दिखाई दिया। ब्लैक हाउंड का वांग जूहा, जिसका उपनाम बेवकूफ वांग है। उसके टीम के साथियों ने उससे अपनी विशेषता ट्रेट हटाकर तुरंत भागने को कहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए वापस जाने को तैयार नहीं था। ठीक उसी समय जब राक्षस उसे खाने ही वाला था, आखिरकार मैंने कदम बढ़ाया। एक ही वार में स्पर्शक को काटकर 2 टुकड़े कर दिए। इस तरह उसकी जान बच गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी विशेषता का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता। अगर जानना चाहते हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो बाई वो गिल्ड में मुझसे मिलने आना। फिर मैंने लिली से कहा कि वह आग लगा सकती है। पल भर में भीषण आग ने राक्षस को घेर लिया और उसने बाहर के लोगों की नजरों को भी उछल कर दिया। यहां तक कि हवा में उड़ रहे ड्रोन भी पास नहीं आ पा रहे थे। बाई यिनक्सी ने कहा कि मिशन पूरा हो चुका है, जल्दी वापस आओ। अगर तुम्हें चोट लगी तो देख लेना। मैंने उससे कहा कि चिंता न करे, मैं खुद इस राक्षस का आसानी से खात्मा कर दूंगा। पहले का कदम आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए था। याद रखो, राक्षस गाइडबुक की रणनीति का पालन करना सबसे बुनियादी नियम है। मुझे पता था कि इस जीव को गर्मी से बहुत डर लगता है। मैंने लिली को पीछे से कवर देने के लिए कहा और मैं खुद छलांग लगाकर आगे बढ़ गया। उसके हमलों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैं तेजी से यहां वहां घूमने लगा।
फिर मैंने लिली को उन स्पर्शकों पर हमला करने के लिए कहा। इस तरह हम उसके 2-3 स्पर्शक काटने में सफल रहे। इसके बाद हम इसी रणनीति को बार बार दोहराते रहे, जब तक कि हमने उसके अधिकांश स्पर्शक नहीं काट दिए। एक बार जब वह अपने ज्यादातर स्पर्शक खो देता है, तो वह ठीक होने के लिए अपने शेल कवच के अंदर छिप जाता है। मैंने ध्यान से देखा और पाया कि यह बिल्कुल गाइडबुक में बताए अनुसार ही था। शेल का प्रवेश द्वार भी बंद हो जाएगा, लेकिन मैंने गाड़ी से ढेर सारी स्टील की कीलें ले ली थीं। इस जीव का शेल बेहद कठोर है, इसलिए शेल के सबसे कम कठोर हिस्से से शुरुआत करनी होगी। यह कहते हुए मैंने स्टील की कीलों में जादुई ऊर्जा माना भर दी और फिर उन्हें उसके शेल पर पूरी ताकत से ठोक दिया। ऐसा कुछ मिनटों तक चलता रहा। बाहर के लोग अंदर की आवाजें सुनकर पूरी तरह उलझन में थे और वांग जूहाओ लगातार मेरी कही बातों के बारे में सोच रहा था। अंदर मेरा काम पूरी तरह से सफल हो चुका था। सभी कीलें धंसाने के बाद मुझे अपने अब तक के सबसे शक्तिशाली प्रहार का इस्तेमाल करना था। बस शेल के ठीक केंद्र पर निशाना साधना काफी था, इसलिए मैंने फिर से थंडर फिस्ट का इस्तेमाल किया। हालांकि उस शक्तिशाली झटके ने मुझे पीछे धकेल दिया, लेकिन उसके शेल पर दरारें तेजी से फैलने लगीं। अगले ही पल पूरा बाहरी शेल टूटकर चकनाचूर हो गया। पीछे गिरने के बाद मैं अत्यधिक दर्द में था। सचमुच मेरा मौजूदा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। एक ही दिन में 2 बार थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करना यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। खड़े होने के बाद मैं अपनी लूट ट्रॉफी लेने के लिए आगे बढ़ा। सबसे पहले मैंने घोंघे का ढेर सारा मांस इकट्ठा किया। इस तरह की सामग्री मैजिक न्यूट्रिशन मील बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसी समय बाहर से हमारे बाइवू गिल्ड के लोग भी आ गए। वे अंदर आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें थोड़ा रुकने को कहा। मैं तुरंत आग की दीवार को हटाने ही वाला था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे अभी तक नहीं मिली थी। उस चीज को हासिल करने के बाद मैंने लिली से आग की दीवार को हटाने के लिए कहा। राक्षस को मरा हुआ देखकर सभी लोग दंग रह गए। कैप्टन लिन डेरिंग, क्या उस राक्षस का खात्मा आपने अकेले किया है? यह तो बस मेरी अच्छी किस्मत थी। दूसरे गिल्ड के कैप्टन अविश्वास से मेरी ओर देख रहे थे। अंत में मैंने कैप्टन फेंग को बाकी के काम संभालने को कहा और मैं खुद पहले काम से निकलने लगा। वापस आने के बाद मैंने लिली के लिए ढेर सारा फ्राइड चिकन खरीदा। उसने मन ही मन सोचा, एक घोंघा पकड़ने पर इतना सारा स्वादिष्ट खाना मिलता है, आगे से वह अक्सर घोंघे पकड़ेगी। दूसरे सुपरह्यूमन्स के मौके पर पहुंचने से पहले ही मैंने उसका इनर कोर नेदान निकाल लिया था और साथ ही उसके नरम स्वाद वाले स्पर्शक भी ले लिए थे, जिन्हें मिलाकर मैजिक न्यूट्रिशन मील का एक पॉट तैयार किया। इसे खाने के बाद जब मैंने फिर से अपनी मानसिक विधि कल्टीवेशन मेथड चलाई, तो पाया कि मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। यह प्रक्रिया खत्म होते ही मेरे पास बाई यूनक्सी का फोन आया। चूंकि गिल्ड में शामिल होते ही मैं कैप्टन बन गया था, इसलिए अब टीम को कई नए सदस्यों को भर्ती करने की जरूरत थी। मैंने उससे कहा कि वह खुद ही देखकर मेरे लिए कुछ लोग चुन ले, लेकिन एक शर्त थी कि ब्लैक हाउंड गिल्ड के वांग जुहाओं को हर हाल में भर्ती करना होगा। इसके बाद मैं नोनो को लेकर खजाने की खोज में निकल पड़ा। पहला पोर्टल खुलने के बाद जीवित बचे राक्षसों ने अपने अपने इलाके बना लिए थे और वहीं रहने लगे थे। इस बार हम जहां जाने की तैयारी कर रहे थे, वह वोल्को नाम का एक कबीला था, क्योंकि उनके पास किसी दूसरे आयाम का एक खजाना था। अपने पिछले जीवन की यादों के आधार पर मुझे पता था कि वह उनकी पत्थर की मूर्ति के अंदर छिपा हुआ है। मैंने नोनो से कहा कि जैसे ही वह मेरा सिग्नल देखे, वैसे ही आग लगाना शुरू कर दे, और फिर मैं अदृश्य होकर उनके मुख्य कैंप में घुस गया। हालांकि प्रवेश द्वार के गार्ड मेरी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रहे थे, पर अचानक उनका कबीला प्रमुख निरीक्षण करने के लिए बड़े तंबू से बाहर आ गया। मुझे याद था कि पिछले जीवन में जब सुपरह्यूमन्स उस पर हमला करने गए थे, तब उसने एक अविश्वसनीय और रहस्यमयी साया प्रकट किया था। मैंने सोचा कि सुरक्षित तरीके से काम करना ही बेहतर होगा, इसलिए मैंने एक पत्थर उठाया और उसे पास के एक आग के बर्तन पर दे मारा। बाहर नोनो ने जब मेरा भेजा हुआ सिग्नल देखा, तो उसने मुख्य द्वार पर आग लगा दी। कबीला प्रमुख को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, तो उसने पत्थर की मूर्ति की रक्षा करने वाले गार्डों को जांच करने के लिए भेजा। मैंने सही मौका देखा और धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति की ओर बढ़ने लगा।
पर अचानक मुझे अपने पीछे एक गहरी हिंसक नियत किलिंग इंटेंट महसूस हुई। एक वार से खुद को बचाते हुए मैं पागलों की तरह दरवाजे की ओर भागा। जब मेरा भेद खुल ही चुका था तो अपनी जादुई ऊर्जा को व्यर्थ करने का और अदृश्य रहने का कोई फायदा नहीं था। यह खजाना खोजने के लिए सबसे आसान जगहों में से एक था और यहां भी बात नहीं बन पाई। रोरो ने इस समय कहा कि वह यहां पहले आ चुकी है। उस समय पोर्टल को पार करते समय वह इसी गुफा से बाहर आई थी। मुझे भी याद आया, उस समय मैं यहीं पर था जब मैंने उसे लाल सांप के चंगुल से बचाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेस राक्षसों के कबीले का पड़ोसी होगा। अगर इस बात का अच्छे से फायदा उठाया जाए तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। यह कहकर वह अंदर जाकर जांच करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मानसिक आघात के कारण रो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने उससे कहा कि अगर कोई बात हो तो मुझे वॉकी टॉकी पर कॉल करे। फिर मैंने अदृश्यता चालू की और अंदर घुस गया। एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि लोगों का एक समूह प्रयोग कर रहा था और उनमें से एक के हाथ में सफेद पाउडर बहुत जाना पहचाना लग रहा था। मैंने सोचा, क्या वह सिफेंडी तो नहीं है? इस तरह की चीज दूसरी दुनिया के पौधों से बनाई जाती है और यह अत्यधिक नशीली होती है। पिछले जीवन में इसके कारण कई लोग इसके आदी हो गए और अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन पुलिस की सालों की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई थी, तो वे इसे यहां बना रहे थे। इसके बाद मैंने उनके बिजली के स्विच को बंद कर दिया और उनके तैयार किए गए उत्पादों को लेकर अदृश्य होकर बाहर की ओर चल पड़ा। लेकिन जल्द ही जमीन पर पैरों के निशान देखकर वे पीछे भागते हुए बाहर आ गए। पहले तो मैं लगातार बचता रहा और फिर उन्हें राक्षसों के कबीले की तरफ ले गया। दरवाजे के सामने कबीले के नेता ने लोगों के एक समूह को देखा और सोचा कि वे उसके इलाके पर हमला करने आ रहे हैं। और जब लाल सांप के लोगों को समझ आया तब तक उन्हें एहसास हुआ कि वे जाल में फंस चुके हैं। मैंने सीधे उन तैयार उत्पादों को राक्षसों के कबीले के दरवाजे के सामने फेंक दिया। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्हें इसे राक्षसों से छीनना ही था। देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन ये गोलियां नेता की त्वचा को बिल्कुल नहीं भेद पाईं। देखते ही देखते नेता मौत के देवता की तरह भीड़ में कूद पड़ा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि उनकी लड़ाई भी खत्म होने वाली थी, तो मैं मामला खत्म करने के लिए कदम उठाने को तैयार हो गया। हालांकि इंसान इन राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन नेता भी घायल हो गया था। मैंने उसके पीछे अदृश्य होकर सीधे एक ही बार में उसे मार डाला। अन्य राक्षसों ने जब अपने नेता को मरा हुआ देखा तो वे सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। मैं हथौड़ा लेकर इंतजार नहीं कर सका और उनकी पत्थर की मूर्तियों के सामने आ गया। जैसी कि मुझे जानकारी थी, इन दोनों संरक्षकों के कंगन सचमुच यही थे। कंगनों का प्रभाव न केवल पहनने वाले की स्थिति को ठीक कर सकता है, बल्कि सुरक्षात्मक जादू भी पैदा कर सकता है। हालांकि एक जोड़ी पहनने पर यह अधिक शक्तिशाली क्षमता दिखाता है, लेकिन फिर भी मैंने दूसरा कंगन रोरो के हाथ में पहना दिया। यह लड़की अभी भी बहुत कमजोर है। कंगन में लोकेशन ट्रैकिंग का फीचर भी है ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके। नेता की जानवर की खाल हटाने के बाद मैंने रोरो से कहा कि मुझे एक बार फिर गुफा के अंदर जाना होगा और उसे पहले राक्षसों के शिविर को जलाने के लिए कहा। उसने अपने दोनों हाथों के बीच तेजी से एक अत्यधिक गर्म आग का गोला बनाया और देखते ही देखते शिविर को जलाकर राख कर दिया। मैंने सोचा, वाकई यह भविष्य की 6 बड़ी आपदाओं में से एक होने के लायक है। गुफा के अंदर वापस जाने के बाद बचे हुए लोगों ने बिना कुछ कहे हम पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं, लेकिन वे सब कंगन से निकली ढाल से टकराकर दूर गिर गईं। मैं रोरो को सिखाने ही वाला था कि ढाल कैसे बनाई जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद ही इसे समझ जाएगी और वह उस ढाल को हथियार की तरह फेंक भी सकती थी। कुछ ही देर में उसने उन सभी को काबू में कर लिया। फिर एक कुनकुन के मुंह से उनके खजाने की जगह का पता उगलवाया। 1 घंटे बाद हम गुफा से बाहर आए और उसे जला दिया। इस बार न केवल बहुत सारा पैसा मिला, बल्कि कई उपयोगी चीजें भी मिलीं। धमाका खत्म होने के बाद मैंने रोरो से सुरक्षा कवच हटाने को कहा। बाकी बचे सदस्य भी मजबूर थे,
इसलिए मैंने उन्हें नहीं मारा, सिवाय उसके जिसने मुझे अभी बताया था। उस खजाने की जगह बताने वाले कुनकुन के अलावा बाकी सभी लोगों को मैंने आत्मसमर्पण करने के लिए भेज दिया। मैंने इतना बड़ा हंगामा इसलिए किया ताकि एक व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव डाल सकूं। वह है किम सुहो, जिसे विशाल भगवान कहा जाता है। इस जीवन में मुझे उसके साथ संबंध बनाना ही होगा। आखिरकार मैंने कुनकुन और रोरो को पहले वापस जाने को कहा और खुद कुछ स्वादिष्ट खाना खरीदने चला गया। वापस आने के बाद रोरो जमीन पर लेटने लगी और चिल्लाने लगी कि वह बहुत भूखी है। लेकिन वह गया महाद्वीप की भाषा बोल रही थी, जिसे कुनकुन बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। जब मैं मांस खरीदकर वापस आया तो रोरो ने देखा कि यह फ्राइड चिकन नहीं था, जिससे वह बहुत निराश हुई। मैंने कुनकुन से इस पूरे मांस को ग्रिल करने के लिए कहा। रोरो को तुरंत पता चल गया कि यह फ्राइड चिकन से भी ज्यादा स्वादिष्ट था। अगले दिन मैंने अपने तंबू के चारों ओर की 10,000 वर्ग मीटर जमीन खरीद ली। जब भविष्य में यहाँ की जमीन बहुत कीमती हो जाएगी तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। जेन कुन ने जब सुना कि मैं तंबू में नहीं रहना चाहता तो उसने लकड़ी का कैबिन बनाना शुरू कर दिया। उसने यह भी कहा कि उसने निर्माण स्थल पर 3 साल काम किया है और 3 साल तक रसोइया रहा है। उसे भागने से रोकने के लिए मैंने उसके एक खास एक्यूपंक्चर बिंदु को ब्लॉक कर दिया और उसे नपुंसक बना दिया ताकि वह 3 साल तक पूरे दिल से मेरी सेवा करे। उसके बाद मैं उसे अच्छे से मुआवजा दूंगा। छुट्टियां खत्म होने के बाद मैं गिल्ड में वापस आया ताकि टीम बनाने की प्रगति देख सकूं। बैयनक्सी ने मुझे बताया कि वह टीम 7 के सचिव के रूप में काम करेगा और यह भी कहा कि कल से आधिकारिक मिशन शुरू होने वाले हैं और उसने मुझे मिशन की सामग्री से परिचित होने के लिए कहा। मैंने इस पर एक नजर डाली और पाया कि यह एक पोर्टल को नष्ट करने का मिशन था। राक्षस पोर्टल कुल 2 प्रकार के होते हैं। टाइप ए बड़ी संख्या में राक्षसों के निकलने के बाद गायब हो जाता है, जबकि टाइप बी गायब नहीं होता है। किसी को पोर्टल के अंदर जाना होगा, सभी राक्षसों को खत्म करना होगा और फिर पोर्टल के कोर को नष्ट करना होगा, तभी इसे बंद किया जा सकता है। आमतौर पर टाइप बी पोर्टल से निपटते समय इसे पोर्टल विनाश मिशन कहा जाता है। जब मैंने पन्ने आगे पलटे तो पाया कि तस्वीर में दिख रहा इलाका बहुत जाना पहचाना था। अचानक मुझे याद आया कि यह पहला पोर्टल खुलने के बाद सामने आने वाले सबसे कठिन डंजन में से एक था। भ्रष्ट आत्माओं की भूल भुलैया। पिछले जीवन में इस डंजन के बारे में मुझे नए सुपर ह्यूमंस को बताना पड़ता था और फिर मैंने बिना झिझक के यह मिशन स्वीकार कर लिया। मैं इस डंजन को फतह करना चाहता हूं तो एक शक्तिशाली टैंक का होना आवश्यक है, क्योंकि अनुबंध तोड़ने के हर जाने की समस्या थी। वांग जुहाओ को अभी तक हमारे गिल्ड में भर्ती नहीं किया गया था। अब मुझे खुद ही जाकर उसे लाना होगा। कार से उतरने के बाद मैंने ड्राइवर से कहा कि आगे से झुकने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए गाड़ी चला रहे हो, मैं इसी बात के लिए बहुत आभारी हूं। फिर मैं उस गिल्ड में आया जिससे मैं अपने पिछले जन्म में जुड़ा था, ब्लैक हाउंड गिल्ड। उनके नेता का नाम किम ह्यूनताए है। वह गिल्ड के प्रतिनिधि के रिश्तेदार का छोटा भाई है। वह मुख्य रूप से उन गुप्त और अनैतिक मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार है जो सामने नहीं लाए जा सकते। इसलिए मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वे अनुबंध रद्द करने के लिए बेहद बेतुकी शर्तें रखेंगे। पिछली बार बाय यूनसियो ने उनके साथ अनुबंध तोड़ने के हर जाने के रूप में 5 अरब पर बात की थी, लेकिन किम ह्यूनताए ने कहा वांग जुहाओ ने आज सुबह ही गिल्ड के साथ अपना अनुबंध नवीनीकृत कर लिया है। अब अनुबंध के अनुसार हर जाना 10 अरब है। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं जाने के लिए खड़ा हो गया। मुझे पता था कि कोई न कोई पास में ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा, क्योंकि बाय यूनसियो गिल्ड के अध्यक्ष की बेटी है। वे निश्चित रूप से उस वीडियो को दुर्भावनापूर्ण तरीके से संपादित करना चाहते होंगे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि किम ह्यूनताए ऐसा कुछ कहेगा। बेहतर होगा कि तुम रोरुओ को जांच के लिए अस्पताल ले जाओ। अभी जो केक था वह तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुका था। यह सुनकर मैं वहीं रुक गया और फिर तेजी से पीछे मुड़ा और उसे उसका पसंदीदा जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पास खड़े हरे बालों वाले लड़के ने यह देखा और जवाबी हमला करने ही वाला था कि मेरी ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश उसके शरीर पर होने लगी। दरवाजे पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने जब यह देखा
तो वे हथियार उठाकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। तुम लोग इसके लायक नहीं हो। अपने प्रतिनिधि को यहां बुलाओ। रो को पृथ्वी की भाषा समझ नहीं आती थी, इसलिए वह नहीं समझ पाया कि क्यों किसी ने उसे कुछ अच्छा खाने को दिया, और मैं फिर भी उस व्यक्ति को पीट रहा हूं। फिर मैं वांग जुहाओ के पास गया और उससे कहा कि जब यह मामला खत्म हो जाए तो वह मुझसे आमने सामने बात करने आए। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि आसपास की हवा में कातिलाना इरादा घुला हुआ है। मैं जान गया था कि वह किम ताइजिन आया है, जिसे दानव राजा कहा जाता है। वह न केवल ब्लैक हाउंड गिल्ड का प्रतिनिधि है, बल्कि सबसे शुरुआती जागृत लोगों में से भी एक है। सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे थे। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहां अभी क्या स्थिति है? मैं जानता था कि उसने निश्चित रूप से निगरानी कैमरे देखे होंगे, और अब वह मेरे सामने दिखावा कर रहा है। मैंने रो और बाएं यूनसियो को पहले जाने के लिए कहा और खुद वहीं रुक गया। रो ने पूछा कि क्या उसे इस जगह को सीधे जला देना चाहिए। मैंने उसे चेतावनी दी कि मेरी अनुमति के बिना आग से मत खेलना, वरना आगे से तुम्हें कभी फ्राइड चिकन नहीं मिलेगा। उनके जाने के बाद किम ताइजिन ने सीधे मुद्दे की बात की और मुझसे अपने साथ काम करने को कहा। मुझे अपने गिल्ड में भर्ती करना चाहते हो, लेकिन इसके लिए अनुबंध तोड़ने का बहुत सारा हर्जाना देना होगा। मैंने यह कभी नहीं कहा कि तुम अपना वर्तमान गिल्ड छोड़ दो। तुम बीएकवो गिल्ड में बने रहो। बस तुम्हें नियमित रूप से मुझे खुफिया जानकारी देनी होगी, और अगर मैं मना कर दूं तो तुम्हें अपनी अभी की हरकत के लिए एक दर्दनाक कीमत चुकानी होगी। और इसी बीच हमारे गिल्ड के प्रतिनिधि नीचे चिल्ला रहे थे और गालियां दे रहे थे। वे उनसे मुझे बाहर छोड़ने के लिए कह रहे थे, वरना वह जबरन अंदर घुस जाएंगे। मैं उनके पीछे से प्रकट हुआ और उनसे पूछा कि वह यहां क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह हैरान होकर मेरी तरफ देखा। दरअसल बाएं यूनसियो ने वापस जाकर उन्हें बताया था कि मैं फंस गया हूं। मैंने समझाया कि मैंने उनसे पहले ही ईमानदारी से माफी मांग ली है, और उन्होंने मुझे इतने सारे उपहार भी दिए हैं, क्योंकि मेरे समय यात्रा करके वापस आने से पहले किम ताइजिन का उसकी भाभी के साथ 10 साल से अफेयर चल रहा था। इस बात का पता चलने के बाद उसके भाई और उसकी पत्नी दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। किम ताइजिन को भी इससे गहरा सदमा लगा और वह एकांतवास में चला गया। इसलिए मैंने इस बात को उजागर करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया। न केवल वांग जुहाओ का हर्जाना माफ करवाया, बल्कि उससे मुंह बंद रखने की मोटी रकम भी ऐंठ ली। लेकिन जाहिर है कि ये बातें दूसरों को नहीं बताई जा सकती। हमारे गिल्ड के प्रतिनिधि अभी भी मेरे लिए बदला लेने जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाएं यूनसियो ने उन्हें रोक लिया। अगर वे दोनों भी गिल्ड के हितों को सबसे ऊपर रखते तो वे आज मुझे बचाने नहीं आते। ऐसा लगता है कि इस जीवन में मेरा बीएकवू गिल्ड को चुनना बिल्कुल सही था। अगले दिन वांग जुहाओ अपना सामान पीठ पर लादे मुझसे मिलने आया। आते ही उसने कहा कि उससे पहले जबरन अनुबंध का नवीनीकरण कराया गया था। मैंने उससे कहा कि मैंने सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। अब से वह हमारी टीम का टैंक है। क्योंकि वांग जुहाओ एक अनाथालय से था, इसलिए उसका स्वभाव बहुत सतर्क और सावधान था, और वह हमेशा दूसरों के चेहरे के हाव भाव भांपने की कोशिश करता था। इसी वजह से ब्लैक हाउंड में हमेशा उसे प्रताड़ित किया जाता था। बाद में जब पहली आपदा आई तो उसकी जान चली गई थी। इसके तुरंत बाद उसने मुझे अपनी पेट्रिफिकेशन पत्थर बनने की क्षमता दिखाई। वह नहीं समझ पा रहा था कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं एक बेकार इंसान के साथ अनुबंध करने के लिए। मैंने उसे पहले इसी स्थिति में रहने को कहा। फिर मैंने आगे बढ़कर उसे छूकर देखा और फिर उससे कहा कि बस 6 महीने में मैं उसे सबसे मजबूत टैंक बना दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 10 साल बाद चिन मिंगजे नाम के एक व्यक्ति को गतिमान किला कहा जाएगा, और वह वांग जुहाओ की तरह ही पेट्रिफिकेशन क्षमता वाला था। इसके अलावा मैं शुरुआती दिनों के चिन मिंगजे से मिल चुका हूं। वांग जुहाओ का अभी का शरीर उस समय के चिन मिंगजे के शरीर से भी ज्यादा कठोर है। मेरी बात सुनकर वह बुरी तरह चौंक गया। इस समय मैं उसकी आंखों में एक फरिश्ते की तरह लग रहा था। फिर कुनकुन ने उन सामग्रियों और रेसिपी के अनुसार जो मैंने उसे दी थी, खाना भी तैयार कर लिया। एक बर्तन में बेहद तीखा जादुई पोषण युक्त भोजन।
मैंने उन सभी से कहा कि उन्हें हर हाल में 3 कटोरी पीना होगा। अगले 4 दिनों तक विशेष प्रशिक्षण चलेगा, पतित आत्माओं की भूल भुलैया का सामना करने की तैयारी के लिए। उन 2 दिनों के बाद जब हम मिशन पर बाहर गए, तो जब भी कोई मॉन्स्टर हमला करता, वांग जुहाओ डर के मारे पीछे हट जाता। मैंने उससे कहा कि एक टैंक होकर तुम कैसे डर सकते हो? मेरे लिए आगे बढ़ो और हमला करो। इन 2 दिनों में वह हर दिन 5 बार जादुई पोषण युक्त भोजन खा रहा था, और साथ ही उसे मेरे कड़े प्रशिक्षण से भी गुजरना पड़ रहा था। उसकी शारीरिक क्षमता पहले से काफी मजबूत हो गई थी। जैसे जैसे मॉन्स्टर लगातार उसके शरीर पर प्रहार कर रहा था, दर्द के मारे उसका ठंडा पसीना छूट रहा था। मैंने उसे ऐसा करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि पेट्रिफिकेशन की विशेषता यह है कि इसे जितनी बार तोड़ा जाएगा, यह उतना ही अधिक कठोर होता जाएगा। फिर मैं मुड़ा और मैंने रो रो से कहा कि अब उसकी बारी है। हर दिन इतना बेस्वाद खाना खाना पड़ता है, मैं अब यह नहीं करूंगा। जब मैंने उसे बताया कि आज रात के खाने में फ्राइड चिकन है, तो वह तुरंत जोश में आ गया और पल भर में अपने सामने मौजूद सफेद शेर का काम तमाम कर दिया। मैंने उसे भविष्य में थोड़ा नियंत्रण रखने को कहा, क्योंकि वह सारे राक्षसों को जलाकर कोयला बना देता है, जिससे उनके नमूनों को इकट्ठा करना असंभव हो जाता है। फिर मैंने वॉर रूम से संपर्क किया ताकि बाकी राक्षसों की स्थिति का पता लगाया जा सके। वॉर रूम ने मुझे बताया कि वॉरियर नंबर राक्षसों के ज्यादा करीब है। मैंने उनसे कहा कि मैं खुद पहले वहां जाऊंगा, और इतना कहते ही मैं अपनी जगह से गायब हो गया। पिछले कुछ दिनों में मैंने भी काफी मैजिकल न्यूट्रिशन मील खाया है। हालांकि मेरी स्थिति अभी टाइम ट्रैवल से पहले जैसी बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी काफी सुधार हुआ है। ठीक उसी समय जब अन्य गिल्ड के सुपरह्यूमन्स राक्षस की तरफ दौड़ रहे थे, मैं उनसे एक कदम आगे बढ़कर फ्रंटलाइन पर पहुंच गया। अगर हम यह पहला मौका गवा देते, तो लूट के माल के बंटवारे को लेकर परेशानी खड़ी हो जाती, इससे पहले कि अन्य गिल्ड के लोग कुछ समझ पाते। मैंने तेजी से आगे बढ़कर राक्षस को मार गिराया। पास खड़े सभी लोगों को लगा कि मैं स्पीड टाइप का हूं। सुपरह्यूमन कॉम्बैट रूम के लोग जब उन्होंने सुना कि मैंने शिकार पूरा कर लिया है, तो वे दंग रह गए, जबकि मैप के अनुसार मैं अभी अभी मंजिल पर पहुंचा ही था। रोरो ने भी एक राक्षस को संभाल लिया था, और इस बार उसने नमूने को जलने भी नहीं दिया। जैसे ही मैंने टीम को वापस लौटने का आदेश दिया, टीम के बाकी सदस्य तुरंत मौके पर पहुंच गए। मेडिकल टीम के कप्तान कियान यीनान आगे आए और मुझसे पूछा कि कहीं मैं घायल तो नहीं हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं ठीक हूं, और जाकर रोरो के हाथ साफ करने में मदद करें। वहां फोटोग्राफी टीम के कप्तान कियान एरनान भी थे, और इक्विपमेंट टीम की कप्तान कियान जुए भी। मुझे मानना पड़ेगा कि बाई यिनक्सी की पसंद वाकई बेहतरीन है, जिन्होंने कियान परिवार के इन तीनों भाई बहनों को शामिल किया था टीम 7 की ऑनसाइट सपोर्ट टीम के रूप में। भविष्य में ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाने माने विशेषज्ञ बनेंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं जानता हूं कि मैदान पर सुपरह्यूमन्स के साथ काम करना बहुत थका देने वाला होता है। जब हम अपना अगला डंजियन पूरा कर लेंगे, तो मैं आप सभी को अच्छे से आराम करने का मौका दूंगा, और साथ ही एक बड़ा बोनस भी तैयार रखूंगा। इसलिए भविष्य में कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। मेरी ये बातें सुनने के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मुझे भी पहले हमेशा किसी न किसी के आदेशों का पालन करना पड़ता था। बाद में दूसरों की गुलामी करते करते थककर मैंने गिल्ड छोड़ दिया था। लेकिन मेरी टीम के सदस्यों को उस तरह की कोल्हू के बैल जैसी जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। गिल्ड में वापस आने के बाद बाई यिनक्सी ने कहा कि मैं अपने अधीनस्थों का वाकई बहुत ख्याल रखता हूं, और मुझसे पूछा कि क्या मैं सच में 20 साल का हूं, कहीं यह पुनर्जन्म जैसा कुछ तो नहीं है। मैंने उससे कहा कि मजाक बंद करे और जल्दी से काम की रिपोर्ट दे। उसने कहा उसने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है जिसे मैं तलाश रहा था, एकमात्र सुपरह्यूमन जिसके पास क्रिएटर की खूबी है, झांग योंगशिन। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं उसे जल्द से जल्द गिल्ड में शामिल करना चाहता हूं। फिर बाई यिनक्सी द्वारा दिए गए पते के अनुसार मैं उसके घर की नाई की दुकान पर पहुंचा, और मैंने रोरो के लिए एक सुंदर सी छोटी फ्रॉक भी खरीदी। इस नाई की दुकान के मालिक का बेटा ही झांग योंगशिन है। वह सेवेंट सिंड्रोम से पीड़ित है। इस वजह से उसकी सोशल स्किल्स बहुत कमजोर हैं,
और वह दूसरों से बात करना पसंद नहीं करता। इसलिए मुझे यथासंभव स्वाभाविक रूप से उसके करीब जाना होगा। दुकान की मालकिन से थोड़ी बातचीत करने के बाद मैंने अपने आसपास की जादुई ऊर्जा मैना को रिलीज करना शुरू किया। अगर वह एक सुपर ह्यूमन है तो उसे इसका एहसास जरूर हो जाएगा। जैसा कि उम्मीद थी, उसने दरवाजा खोला और बाहर झांककर देखा। रोरो ने देखा कि मौका सही है और उसने योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। वह आगे बढ़ी और पूछने लगी, भैया क्या यह आपने बनाया है? यह कितना प्यारा है, आपने इसे कैसे बनाया? फिर झांग योंगशिन ने उसे इसके बारे में थोड़ा समझाया। भैया आप सच में बहुत कमाल के हैं, भैया आप बहुत अच्छे हैं। झांग योंगशिन पल भर में रोरो की बातों के जादू में खो गया। हालांकि रोरो की चीनी भाषा अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन काम चलाने के लिए काफी थी। पर मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि झांग योंगशिन खुद रोरो को अपने कमरे में बुलाएगा ताकि वह उसे और भी शानदार चीजें दिखा सके। दुकान की मालकिन ने पहली बार अपने बेटे को किसी अजनबी से इतनी बातें करते देखा था। उसने मन में सोचा, क्या उसका बेटा सच में रोरो के प्रभाव में आ गया है? जो भी हो, भविष्य में अरबों के सुपर ह्यूमन इक्विपमेंट्स बनाने वाले झांग योंगशिन को अगले ही दिन मैंने अपने गिल्ड के लिए साइन कर लिया और उसने हमारे लिए कॉम्बैट सूट्स भी बनाए। मेरा कॉम्बैट सूट उस पिछले राक्षस कबीले के मुखिया की खाल से बनाया गया था, जबकि रोरो के कपड़ों पर झांग योंगशिन ने विशेष रूप से उसके लिए फ्राइड चिकन और पिज्जा की कढ़ाई की थी। वांग जुहाओ, इस टैंक को कॉम्बैट सूट की सुरक्षा की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद हम फॉलन सोल्स की भूल भुलैया में पहुंचे। पोर्टल के सामने पहुंचने पर हमें पता चला कि अन्य गिल्ड के लोग पहले ही अंदर जा चुके थे। इस बार संयुक्त अभियान में भाग लेने वाले कुल 4 गिल्ड थे। बिना सोचे भी समझा जा सकता था कि वे तीनों गिल्ड मिलकर हमारे साथ चाल चल रहे थे। उनसे बहस करने से कुछ बदलने वाला नहीं था, इसलिए हम योजना के अनुसार आगे बढ़े। लेकिन अब अंदर जाने पर भी हमें कुछ खास हाथ नहीं लगने वाला था। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि हमें कुछ और भी बेहतर मिल जाए। यह डंजियन बहुत लंबा है और इसकी कठिनाई का स्तर काफी ज्यादा है। मैं तो भलाई के नाते अन्य गिल्डों को साथ लेकर इस डंजियन को पार करना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने इस मौके की कद्र नहीं की और खुद ही अंदर चले गए। पिछले जीवन में जब इस डंजियन की शुरुआत हुई थी तब इसकी कठिनाई केवल लेवल की थी, लेकिन लगातार कई बार इसे जीतने में नाकाम रहने के बाद यह सबसे कठिन डंजियंस में से एक बन गया, क्योंकि यह डंजियन सुपरह्यूमंस को ही डंजियन के राक्षसों में बदल देता है। जब मैंने काफिले को रुकवाया तो पाया कि ये लोग रेड शार्क गिल्ड के सदस्य होने चाहिए। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि उन्हें जॉम्बी मधुमक्खियों ने डंक मार दिया था। जॉम्बी बीज के जहरीले डंक कॉम्बैट सूट को भी भेद सकते हैं। वे शायद लापरवाही के कारण इस हमले का शिकार हुए थे, इसलिए मैंने वांग जुहाओ को अकेले ही दुश्मन का सामना करने के लिए आगे भेजा। अगर बाकी लोगों को उन्होंने काट लिया या खरोंच दिया तो वे भी संक्रमित हो सकते थे। उन लोगों ने वांग जुहाओ को देखते ही उस पर हमला कर दिया। उसे भी मजबूरी में अपनी पेट्रिफिकेशन पत्थर बनने की क्षमता को सक्रिय करना पड़ा और वह उनका सामना करने आगे बढ़ा। मैंने उसे याद दिलाया कि ये दूसरे गिल्ड के लोग हैं, इसलिए गलती से भी इन्हें जान से मत मार देना। मेरी बात सुनकर उसने एक ही कुहनी के वार से एक को बेहोश कर दिया। इतने लंबे समय की ट्रेनिंग का नतीजा सामने आते देख वह बेहद खुश था। सपोर्ट टीम के सदस्यों ने भी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और वे कीट सुरक्षात्मक गियर एंटी इंसेक्ट सूट्स के साथ तैयार हो गए। एंटीडोट जहरनाशक दवा बाहर निकालो। मुझे लगता है कि वांग जुहाओ ने जिसे आसानी से हराया था वे शायद उनकी सहायता टीम के लोग थे, और बाकी बचे हुए ये लोग जिनसे निपटना मुश्किल है, वे शायद सुपरमैन महामानव हैं। मैं आगे बढ़ा और बहुत आसानी से एक को बेहोश कर दिया और फिर तेजी से बाकी सभी को भी बेहोश कर दिया। वांग जुहाओ ने जब देखा कि इन सुपरमैनों को मैंने इतनी आसानी से हरा दिया तो वह मन ही मन बेहद हैरान रह गया। मैंने उससे कहा कि इन सभी लोगों को यहां खींचकर कतार में खड़ा कर दे। मैंने अपनी पहले से तैयार की हुई दवा निकाली और एक एक करके उन सभी को खिला दी। फिर सबको पीछे हटने को कहा और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं।
लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक मदद करनी होगी। मैं अभी अभी सबसे मजबूत सुपरमैन बना ही था कि अचानक समय यात्रा करके वापस 18 साल की उम्र में पहुंच गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पिछले जन्म की मानसिक विद्या और युद्ध कौशल सुरक्षित रहे। देखते ही देखते मैं उस समय का सुपरस्टार बन गया। लेकिन साथ ही मुझे कुछ सुपरमैनों की ईर्ष्या का भी सामना करना पड़ा। पहले तय हुआ था कि चारों गिल्ड मिलकर डंगन कालकोठरी में जाएंगे, पर वे आपस में योजना बनाकर हमसे एक कदम आगे बढ़कर पहले ही अंदर चले गए। मैं तो नेक इरादे से आया था और उन्हें अपने साथ डंगन पार करवाना चाहता था, मगर उन्होंने इस मौके की कदर नहीं की। अंदर जाने के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। वे अपना आपा मानसिक संतुलन खो चुके थे। इसके बाद मैंने उन्हें काबू में करने के बाद उन्हें एक तरल पदार्थ का इंजेक्शन लगा दिया। मेरे जैसे इंसान को जीवित रहने की दर बढ़ाने के लिए बहुत सी चीजें सीखनी पड़ती हैं। वापस लौटने से पहले मैं कई आयामों डायमेंशंस में जा चुका था। उन जगहों पर मैंने जादू और तंत्र मंत्र सीखा था। इसी वजह से मैं मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। और इस समय मैं जिस विद्या का उपयोग कर रहा हूं वह कम बुद्धि वाले जानवरों को नियंत्रित करने की तकनीक है। बस उन्हें निर्देश देने की देर है और वे पूरी वफादारी से जान लगाकर काम करने लगेंगे। सबसे पहले मैंने उनसे मधुमक्खियों के झुंड में से रानी मक्खी को पकड़ने के लिए कहा और फिर लिली से बाकी मधुमक्खियों को आग लगाकर भस्म करने को कहा। कियान शुएर ने जब देखा कि दूसरी गिल्ड के सुपरमैन इतने सहयोगी कैसे हो गए, तो उसने मुझसे आकर पूछा कि कहीं मैंने उनके साथ कुछ किया तो नहीं है। मैंने सफाई देते हुए कहा कि वे मेरी जान बचाने के उपकार का बदला चुकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसी बीच वॉरियर गिल्ड के मानसिक संतुलन खो चुके सुपरमैन भी वहां आ गए और फिर मैंने उन्हें भी अपने वश में कर लिया। इस तरह मैं उन्हें साथ लेकर डंग के स्तरों को पार करता गया और आखिरकार हम पहले बॉस के कमरे में पहुंच गए। सुपरमैनों के मानसिक संतुलन खोने का असली गुनहगार यही आईना शैतान मिरर डेविल है। मेरे वश में किए गए सुपरमैन आईने के भ्रम में नहीं आ सकते थे, इसलिए मैंने उन्हें सबसे पहले बॉस पर हमला करने के लिए आगे भेजा और उसके भ्रम में आए सुपरमैनों को भी आगे बढ़कर रोकने का आदेश दिया। मैंने लिली से आग का इस्तेमाल करके बॉस को बाहर निकालने को कहा और खुद अदृश्य होकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। लेकिन वह न केवल मेरे हमलों से आसानी से बच सकता था, बल्कि सटीक रूप से मेरी स्थिति की ओर भ्रमित करने वाली किरणें भी छोड़ सकता था। इस बार मुझे न केवल यह पता चला कि अदृश्य होना उस पर काम नहीं करता, बल्कि मैंने उसके उड़ने का तरीका भी देख लिया। इसलिए मैं सभी को साथ लेकर पहले पीछे हट गया और वापस आने के बाद सबको एक नई रणनीति समझाई। कुछ ही देर में आईना शैतान हमारा पीछा करते हुए बाहर आ गया। मैंने सुपरमैनों से ढाल निकालने को कहा ताकि पहले उन सुपरमैनों को रोका जा सके जो आपा खो चुके थे, और फिर खुद आगे बढ़कर बॉस को अपनी जगह बदलने पर मजबूर किया। इसके बाद लिली से आग छोड़ने को कहा ताकि उसका भागने का रास्ता बंद किया जा सके। लेकिन उसने आग के नीचे से एक रास्ता ढूंढ लिया और भागने की तैयारी करने लगा, पर वह नहीं जानता था कि यह वही जाल था जो मैंने उसके लिए बिछाया था। पहले मैंने एक ढाल बुलाई ताकि वह वापस ऊंचाई पर न जा सके और फिर खुद ऊपर की ओर उड़ान भरी। लिली की ढाल को एक पायदान की तरह इस्तेमाल करते हुए मैं सीधे बॉस के सामने पहुंच गया और हाथ उठाते ही तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। इस आईने को भेजने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हम इस आखिरी दरवाजे पर पहुंच गए। यही आखिरी बॉस सोल डेवोरर, आत्माओं को निगलने वाला, का ठिकाना है। मैंने अपनी पिछली लड़ाई के तरीके को ही अपनाया। पहले इन वश में किए गए सुपरमैनों को आगे भेजा। जुहाओं ने अपने शरीर को पत्थर जैसा ठोस बनाकर एक कदम आगे बढ़ाया। हालांकि वह बॉस के हमलों को सीधे झेल सकता था, लेकिन ताकत में अभी भी थोड़ी कमी थी। बॉस ने जब अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखा तो उसने बड़े पैमाने पर भ्रम फैलाने वाला जादू करना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ और वे लगातार उस पर वार करते रहे। पिछले जन्म में मैंने इस दंग को पार करने का तरीका अपने दिलो दिमाग में बसा लिया था। आईना शैतान को खत्म करने के बाद मिला भ्रम का आईना और उसके साथ मेरा जादू, जिससे उन पर किया गया ब्रेन वॉश, मस्तिष्क नियंत्रण पहले ही बहुत मजबूत हो चुका था। इसलिए
बॉस का सोल बाइंड आत्मा का बंधन उन पर बिल्कुल बेअसर रहा। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि उसकी कलाबाजी काम नहीं कर रही है। इसलिए उसने अपनी दूसरी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया, राक्षसों का आह्वान करना। पलक झपकते ही चारों तरफ बंदर जैसे कई जीव दिखाई देने लगे। लेकिन मैंने लिली को पहले से ही तैयार कर रखा था, जिसने बॉस द्वारा बुलाए गए सभी राक्षसों को जलाकर राख कर दिया। इससे बॉस इतना घबरा गया कि उसका डायपर तक गीला हो गया। गुस्से में आकर उसने अपनी बड़ी तलवार सीधे हमारी तरफ फेंक दी। लेकिन मैं इस समय उससे सीधे लड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बाकी सुपरमैनों को उस पर हमला जारी रखने को कहा। हमला करने का मकसद बस यही था कि जब वे बॉस की सारी ताकत खत्म कर दें, तब मैं हाथ बढ़ाऊं। इस तरह बिना किसी मेहनत के सुरक्षित रूप से डंग को पार किया जा सकता था। 1 घंटे तक चारों तरफ से पिटने के बाद बॉस की हालत बदतर हो चुकी थी। वह मेरी तरफ देखकर चीखने चिल्लाने लगा और कुछ ऐसी बातें कहने लगा जो मेरी समझ से बाहर थीं। लेकिन मेरा अंदाजा था कि वह मुझे एक नीच और कायर इंसान कह रहा होगा। इसके तुरंत बाद मैं ऊपर की ओर उड़ा। हवा में अचानक रुककर मैंने भ्रम का आईना ऊपर उठाया। हालांकि मैं उसका ब्रेन वॉश नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी एकाग्रता में एक छोटी सी चूक पैदा कर सकता था। अगले ही पल मैंने अपना सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला थंडरबोल्ट पंच जड़ दिया। जैसे ही बॉस मेरे वार से चकनाचूर हुआ, उसके पास से एक चीज नीचे गिरी। मैंने एक ही नजर में पहचान लिया कि वह सोल स्टोन आत्मा का पत्थर था। इस जादुई पत्थर में जो जादुई ताकत थी, उसकी तुलना उच्चतम स्तर के क्रिस्टल से भी नहीं की जा सकती थी। आमतौर पर जादू से होने वाले किसी भी चमत्कार को यह सच कर सकता था। यही कारण था कि मैंने इस दंग में आने का फैसला किया था। जब तक यह मेरे पास है, मैं खुद का पूरी तरह से कायाकल्प कर सकता हूं। हालांकि मुझे शारीरिक ताकत बढ़ाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बुढ़ापे को रोकना ही इस पत्थर को खोजने का मेरा असली मकसद था। लिली ने जब यह देखा तो वह पास आकर पूछने लगी। जब मैं उसे बताने ही वाला था कि इस पत्थर का क्या काम है, तभी वह अचानक पाउडर धूल में बदल गया और हवा में उड़ गया। आपको बता दूं कि अगर मैं इसका इस्तेमाल न भी करता, तो भी यह पत्थर 10 अरब से ज्यादा में बिक सकता था। इसके तुरंत बाद मैंने फिर देखा कि मुझे टाइम ट्रेवल कराने वाली घड़ी घूमने लगी है। मन में सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि यह घड़ी जादुई शक्ति से चलती है? इसी बीच बाई यनक्सी पहले ही बाहर 10 दिनों से इंतजार कर रही थी। उसने गिल्ड की दूसरी टीम के कप्तान फेंग यूहे को बुलाया और हमें बचाने के लिए जाने की तैयारी करने लगी। जैसे ही वे निकलने वाले थे, हमारा काफिला पोर्टल से बाहर निकल आया। मैं सोती हुई ली को अपनी पीठ पर लादे बाहर आया। बाई यूनक्सी ने यह देखकर सीधे मुझे गले लगा लिया, जिससे बाहर खड़े पत्रकारों ने तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। वापस जाते समय मुझे ड्राइवर से पता चला कि मेरे डंग में रहने के इन 10 दिनों में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। लेकिन 3 दिन पहले आसमान में अचानक एक इंद्रधनुष दिखाई दिया। मैं अच्छी तरह जानता था कि वह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। समय बीतने के साथ इंद्रधनुष के रंग एक एक करके गायब हो जाएंगे। जिस दिन सारे रंग गायब हो जाएंगे, उस दिन पहली आपदा जुलाई की रात आएगी। उस समय सैकड़ों पोर्टल एक साथ खुल जाएंगे। अपने पिछले जीवन में मैं एक एयर रेड शेल्टर में छिपकर बमुश्किल जीवित बच पाया था, लेकिन अब मेरी ताकत पहले जैसी नहीं है। और इस जादुई शक्ति सोखने वाली घड़ी के साथ इस बार मैं निश्चित रूप से इस आपदा को रोक सकता हूं। अगले दिन गिल्ड मास्टर और उनकी बेटी बाई यूनक्सी ने मेरे लिए एक जीत का जश्न आयोजित किया। लिली ने भी अपने स्पोर्ट्स वियर उतारकर फ्रॉक पहन ली थी। झांग योंगशिन इस समय शर्माते हुए पास आया और उसने लिली को केक खाने के लिए आमंत्रित किया। बाई यूनक्सी ने तुरंत भांप लिया कि झांग योंगशिन को लिली में दिलचस्पी है। सभी को खुशी खुशी पार्टी का आनंद लेते हुए देखकर यह एक ऐसा दृश्य था जिसके बारे में मैं पिछले जीवन में ब्लैक हाउंड गिल्ड में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इसी समय गिल्ड मास्टर मेरे पास आए और पूछा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैंने भी उन्हें सच सच बता दिया कि रिटायर होना ही मेरा सपना है। गिल्ड मास्टर जिस दिन से मैं गिल्ड में शामिल हुआ था, उसी दिन से मेरे साथ मुकाबला करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम और मजबूत नहीं होना चाहते? अगर तुम मेरे साथ मुकाबला करोगे तो इससे तुम्हें बहुत सुधार करने में मदद मिलेगी।
अपने सामने दोस्तों को देखकर मेरा दिल भर आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए शुरुआत में मैंने खतरों से बचने का फैसला किया था। लेकिन अब जब मेरे पास इतने प्रतिभाशाली दोस्त हैं, अगर मैं बच नहीं सकता तो क्यों न बहुत सारा पैसा कमाने का तरीका सोचा जाए। दोपहर में हम झील के किनारे आए। गिल्ड मास्टर ने तुरंत अपने कपड़े उतारे और झील में कूद गए। बाई यूनक्सी ने इस समय मुझे पीछे से आवाज दी। वह चाहती थी कि मैं उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगा दूं। मैंने कहा कि उसे अपनी लचीलापन बढ़ाने के लिए और कसरत करनी चाहिए, या फिर मेरे चेले से लगवा लो। बाई यूनक्सी ने देखकर पूछा कि कुनकुन कौन है। कुनकुन तुरंत आगे आया और उसे भाभी कहकर अपना परिचय दिया। बाई यूनक्सी ने सुनकर भले ही मना किया, लेकिन मन ही मन वह बहुत खुश थी। मैंने जाकर कुनकुन को चेतावनी दी कि वह संभल कर बात करे, और फिर मैंने गिल्ड मास्टर को तैरने की रेस की चुनौती दी। शुरुआत में ही उन्होंने मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया। वाकई वह पहली पीढ़ी के अवेकन हैं। उनके साथ होने से आज हम निश्चित रूप से एक बड़ी मछली पकड़ पाएंगे। गिल्ड मास्टर तैर ही रहे थे कि अचानक उन्हें पानी के नीचे कुछ अजीब महसूस हुआ। अगले ही पल एक विशाल ऑक्टोपस पानी की सतह पर आ गया। वह बस जीतने ही वाले थे कि उनका रास्ता रोक दिया गया। गिल्ड मास्टर सीधे पानी से बाहर कूदे और ऑक्टोपस पर लगातार घूंसे बरसाने लगे। मैं यह नजारा देखकर हैरान रह गया। मैंने सच में नहीं सोचा था कि बिना किसी हथियार के उन्होंने खाली हाथों से उस जीव को काबू में कर लिया। उन्हें यहां साथ लाना वाकई सही फैसला था। उसके बाद मैंने उनसे पहले वापस जाने को कहा, ताकि मैं खुद यहां जांच कर सकूं। मैंने अपनी शील्ड से एक हेलमेट बनाया और पानी के नीचे गोता लगा दिया। ऑक्टोपस का खात्मा हो चुका है। अब मैं जाकर पक्का कर सकता हूं कि वह चीज यहां है या नहीं। पिछले जीवन की यादों के अनुसार मैं पक्का कह सकता हूं कि वह खजाना झील के तल पर है। आखिरकार मैंने उसे एक चट्टान की दरार में ढूंढ लिया। फिर मैंने पहले ऊपर जाने की तैयारी की, ताकि बाद में लिली के साथ आकर इसे ले सकूं। जैसे ही मैं जाने वाला था, अचानक एक भंवर उठा और उसने मुझे अंदर खींच लिया, जिससे मेरा हेलमेट भी टूट गया। ऑक्सीजन न होने के कारण मैं जल्द ही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक रेतीले तट पर पाया। ऐसा लगता है कि यह झील के तल में कोई गुप्त जगह है। मेरी आंखों के सामने 3 छोटे पिक्सिया भी थे। मैंने उठकर तुरंत पूछा कि क्या उन्होंने ही भंवर बनाकर मुझे यहां खींचा था। उन्होंने जब देखा कि मैंने इतनी आसानी से रस्सी तोड़ दी, तो वे डरकर इधर उधर भागने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, और उनसे पूछा कि क्या उनका नाम शुए शुए है। पिछले जीवन में मैंने नोस्टाई महाद्वीप पर एक गाइड के रूप में काम किया था और इन परियों को देखा था जो केवल साफ पानी में ही पाई जाती हैं। वे दयालु और मासूम परी प्रजाति शुए शुए हैं। यह सुनकर कि मैं उनकी भाषा बोल सकता हूं, शुए शुए थोड़े कम सतर्क हो गए। और फिर यह देखकर कि मेरा वाकई कोई बुरा इरादा नहीं था, वे मुझसे बात करने के लिए बाहर आए। और मुझे याद आया कि अतीत में यहां परियों के पाए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि वे यहां कैसे आए। उनसे मुझे पता चला कि जब पहली बार पोर्टल खुला था, तब वे यहां टेलीपोर्ट हो गए थे। लेकिन उस समय जो राक्षस आए थे वे आपस में ही लड़ रहे थे, इसलिए बाहर के ऑक्टोपस ने उन्हें खा लिया। उनके कबीले के बहुत से लोगों को अपने दोस्तों की मदद के कारण ही वे तीनों झील के तल पर जीवित बच पाए। यह सुनने के बाद ही मुझे समझ आया कि पिछले जीवन में वे सभी ऑक्टोपस द्वारा खाए जा चुके होंगे, इसीलिए कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसके तुरंत बाद मैंने उन्हें बताया कि ऑक्टोपस को खत्म कर दिया गया है। शुए शुए ने सुनकर स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं किया। मैं जानता था कि वे झूठ को पहचान सकते हैं, इसलिए मैंने उन्हें खुद इसकी पुष्टि करने को कहा। यह पुष्टि करने के बाद कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, वे खुशी से मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगे। असल में मैं झील के तल में इसलिए गया था क्योंकि मुझे इस जगह की सील तोड़ने वाली शक्ति चाहिए थी। इस शक्ति के होने से मैं पहली बड़ी आपदा का आसानी से सामना कर सकता था। लेकिन वहां गार्ड थे, इसलिए मैं केवल जगह की पुष्टि करने के लिए नीचे आया था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इन शुए शुए के साथ दोस्त बन जाऊंगा।
अगर इस झील को शुए शुए थीम पार्क में बदल दिया जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। फिर शुए शुए मुझे अपने साथ ले जाने लगी, उनके उस दोस्त को नमस्ते कहने के लिए जिसने उन्हें बचाया था। शुए शुए ने कहा कि केवल इसी की वजह से ऑक्टोपस यहां अंदर नहीं आ पाया। इसके बाद शुए शुए के मार्गदर्शन में मैंने सभी जालों से दूरी बनाए रखी। अगर मैं खुद अकेले आता तो निश्चित रूप से मुझे बहुत परेशानी होती। थोड़ी देर चलने के बाद आखिरकार हम उस दोस्त के रहने की जगह पहुंच गए जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। लेकिन जब मैंने उनके दोस्त को देखा तो मैं हैरान रह गया। अगले ही पल पीछे का भारी पत्थर का दरवाजा बंद होने लगा और फिर उसने रूप बदलना शुरू कर दिया। मैंने शुए शुए से पूछा, क्या तुम पक्का हो कि वह एक अच्छा दोस्त है? शुए शुए ने कहा कि दोस्त का रूप कुछ बदला हुआ लगता है। ऐसा लग रहा था कि एक कठिन लड़ाई अपरिहार्य थी। इस अवसर का लाभ उठाकर इस घड़ी की शक्ति का परीक्षण करता हूं, इससे पहले कि मैं सोचना बंद करता। रक्षक पहले ही मेरे सामने आ चुका था। उसने एक ही झटके में मुझे कई मीटर पीछे धकेल दिया। हालांकि शारीरिक अंतर को पार पाना असंभव था, लेकिन मैंने उस जीव का दाहिना हाथ भी तोड़ दिया था। उसके बाद उसे लगा कि मुझसे निपटना आसान नहीं है, तो उसने उन्नत हथियार सुविधा को अनलॉक करने की तैयारी की। लेकिन मैंने उसे अनलॉक पूरा करने का मौका ही नहीं दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस रोबोट में खुद को ठीक करने की क्षमता भी है, और मैंने इस दस्ताने में अभी थोड़ी सी ही जादुई शक्ति डाली थी कि मुझे बोझ महसूस होने लगा। मैंने सोचा कि बाद में दाई दाई और वांग जुहाओ को यहां वापस लाऊंगा। अभी के लिए पहले उस बाधक दीवार को नष्ट करके यहां से बाहर निकलते हैं। तभी अचानक शुए शुए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने रक्षक से कहा कि मैं उनका दोस्त हूं, और रक्षक की नजर में शुए शुए कोई घुसपैठिया नहीं थी, इसलिए वह उस पर हमला नहीं कर सकता था। मैंने इस अवसर का लाभ उठाया और सीधे रक्षक के सिर पर एक मुक्का मारा। शुए शुए ने मुझसे तुरंत रुकने को कहा, लेकिन मैंने रक्षक को ठीक होने का समय ही नहीं दिया। ऊपर जाकर लगातार वार किए। आखिरकार मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और वह हिलने डुलने के काबिल नहीं रहा। शुए शुए ने जब देखा कि मैंने उनके दोस्त का यह हाल कर दिया है तो उसने मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कही। मैंने पहले रक्षक के पास से चाबी ढूंढी, फिर शुए शुए को समझाया कि उनका दोस्त मरा नहीं है। ऊपर वापस जाने के बाद हम उसे ठीक कर सकते हैं। जब शुए शुए ने पुष्टि कर ली कि मैं सच कह रहा हूं, तब जाकर उसे राहत मिली। हालांकि आज की तकनीक से इस स्तर का रोबोट बनाना बिल्कुल असंभव है, लेकिन निर्माता की विशेषता रखने वाला झांग योंगशिन इसे निश्चित रूप से कर सकता है। अब सबसे जरूरी काम उस खजाने को हासिल करना है। पीछे का वह पत्थर का दरवाजा खोलने के बाद आखिरकार वह जीवन की शराब की बोतल दिख गई। इसमें से लगातार बह सकता है अद्भुत उपचार शक्ति वाली सुनहरी शराब। यह वह समय है जब अभी तक औषधीय तरल पदार्थों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इस सुनहरी शराब को निश्चित रूप से बहुत से लोग खरीदेंगे। शुए शुए ने जब मुझे इसे इतने स्वाद से पीते देखा तो उसने पास आकर मुझसे पूछा कि क्या वह भी एक घूंट पी सकती है। जब मैंने उसके मुंह में वह पेय डाला तो उसका शरीर चमकने लगा और वह काफी छोटी हो गई। चूंकि पिछले जीवन में शुए शुए का कोई रिकॉर्ड नहीं था, मैंने मन में सोचा, क्या इसका जल परियों पर कोई विशेष प्रभाव होता है? जब हम पानी की सतह पर आए तो उस समय रात होनी चाहिए थी, लेकिन वहां सूरज क्यों चमक रहा था? जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे समझ आया कि वह असल में लिली द्वारा बनाया गया एक विशाल आग का गोला था। मुझे बाहर आते देखकर उसने उस आग के गोले को गायब कर दिया और फिर नीचे आकर मुझसे शिकायत करने लगी कि मैं जहां भी जाता हूं उसे बताकर नहीं जाता। गिल्ड मास्टर ने कहा कि लिली ने जब देखा कि मैं काफी देर से बाहर नहीं आया हूं तो वह पानी को सुखाने की तैयारी कर रही थी। बाई यिनक्सी ने मुझे बाहर आते देखा तो वह सीधे मेरी बाहों में आ गई। सबको इस तरह अपनी परवाह करते देख मेरे दिल में एक गर्माहट का एहसास हुआ। इसके बाद मैंने सभी से शुए शुए का परिचय कराया और जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बताया। छुट्टियों के बाद हम फिर से अपने दैनिक जीवन में लौट आए। दिन में 5 बार जादुई पोषण युक्त भोजन और साथ में कड़ा प्रशिक्षण। वांग जुन्हाओं के बढ़ने की गति मेरी उम्मीद से भी तेज थी और लिली में तो पहले से ही अद्भुत प्रतिभा थी।
हर कुछ समय बाद वह और अधिक शक्तिशाली हो जाती थी, और मेरी ताकत भी इस समय अतीत के स्तर के लगभग बराबर पहुंच चुकी थी। इंद्रधनुष के पूरी तरह गायब होने में अनुमान है कि अभी लगभग 15 दिन बचे थे। जुलाई की रात को जीतने के लिए अभी कुछ चीजों की तैयारी करना बाकी था। पहली चीज है टेलीपोर्टेशन गेट के बाहर के राक्षसों को तेजी से साफ करने की मारक क्षमता। दूसरी चीज है कोर टेलीपोर्टेशन गेट को नष्ट करने के लिए एक विशिष्ट टीम। तीसरी चीज है शहर की तबाही के स्तर को न्यूनतम स्तर पर लाने की रणनीति और महामानवों की ताकत को बहाल करने में मदद करना। घावों को भरने वाली सुनहरी शराब आखिरी समस्या का समाधान हो चुका था। बाकी चीजों की तैयारी भी जल्द से जल्द करनी होगी। वापस जाने के बाद मैंने बाई यिनक्सी से कहा कि वह सुनहरी शराब को औषधि के रूप में बेचना शुरू करे। न केवल प्रति व्यक्ति खरीदने की मात्रा सीमित की गई, बल्कि महामानवों के लिए यह और भी महंगा था। उसने मुझे यह भी सूचित किया कि उस रोबोट के बारे में दूसरे लोग कह रहे थे कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन झांग योंगक्सी नाम के उस बच्चे ने कहा कि वह इसे कर सकता है, क्योंकि मैंने पहले उससे कहा था कि अगर वह इसे ठीक कर देगा तो वह लिली के साथ चिड़ियाघर जा सकता है। कार में बैठने के बाद मुझे पता चला कि मेरा ड्राइवर बहुत दूर रहता है, तो मैंने बाई यिनक्सी से गिल्ड के पास ही उसके लिए एक घर खरीदने को कहा। सारा खर्च मैं खुद उठाने वाला था। बाई यिनक्सी को और अधिक महसूस होने लगा कि मैं वास्तव में एक विशेष व्यक्ति हूं, लेकिन इस तरह का तरीका अभी भी मेरे आसपास के सभी लोगों को आपदा से नहीं बचा सकता था। अभी भी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। रात को घर पहुंचने के बाद मैंने कुनकुन से कहा कि वह यहां वहां न घूमे, मुझे लिली के साथ बाहर जाना है। जब हम रास्ते पर चल रहे थे तो एक आवाज सुनाई दी। वहां जाकर देखा तो वांग जुनहाओ वहां अकेला था। मैंने लिली से कहा कि वह उसके प्रशिक्षण में बाधा न डाले, और वह अपनी कम गति के कारण परेशान था। अगर मैं और शक्तिशाली नहीं बना तो कैप्टन मुझे छोड़ देंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी इस बात से चिंतित था कि मैं उसे छोड़ दूंगा। प्रेरणा चाहे जो भी हो, शक्तिशाली बनना एक अच्छी बात है, इसलिए मैंने अभी उसे अकेला छोड़ने का फैसला किया। फिर लिली ने देखा कि पैदल चलना बहुत धीमा है, तो उसने अपनी ढाल बुलाई और उस पर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, तुमने ढाल का इस तरह उपयोग करना कब सीखा? उसने कहा कि बस ऐसे ही कोशिश की और हो गया। अंकल, क्या आपको यह नहीं आता? थोड़ी ही देर में मैं अपने खजाने के पास पहुंच गया। मैंने इस दौरान जो भी चीजें लूटी थीं, उन सबको यहीं छुपा दिया था, और साथ ही तीनों शुए को भी यहां ले आया था। गोल्डन वाइन पीने के बाद उनकी रफ्तार बंदूक की गोली जितनी तेज हो गई थी, इसलिए मैंने उन्हें यहां पहरा देने के लिए छोड़ दिया, ताकि कोई भी गड़बड़ी होने पर वे तुरंत मुझे रिपोर्ट कर सकें। सब कुछ समझाने के बाद मैं अपने हथियारों के रैक के पास आया और कुछ चीजें चुनी, जो कि धोखेबाज का मुखौटा था। यह लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है और उन पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ सकता है। साथ ही यह पहनने वाले की आवाज को एक महान वक्ता जैसा बना देता है। ऋषि का चोगा। इसे पहनने के बाद जादुई शक्ति का उपयोग करने पर एक अद्भुत और शक्तिशाली आभा प्रकट होती है। चमकती हुई छड़ी। पेड़ों की लकड़ी से बनी एक जादुई छड़ी, जिसमें जादुई शक्ति डालने पर वह चमकने लगती है। अब मुझे और लिली को कोई भी बिल्कुल नहीं पहचान सकता था। इसके बाद हमें एक गिल्ड मिली, जो एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को फतह करने की कोशिश कर रही थी। फिर हम पोर्टल के सामने अदृश्य हो गए और दोबारा प्रकट हुए, इसलिए उन सबको लगा कि मैं उस पोर्टल के अंदर से बाहर आया हूं। मैंने पहले गया महाद्वीप की भाषा में उन्हें बताया कि मैं गया महाद्वीप से आया हुआ एक जादूगर हूं, और उन्हें चेतावनी दी कि इस धरती पर जल्द ही एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वे आपस में कानाफूसी करने लगे। इसके तुरंत बाद मैंने अपनी छड़ी से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकाली और फिर चीनी भाषा में कहा कि मैंने अभी अभी अनुवाद करने वाले जादू का इस्तेमाल किया है। लिली को एक इशारा करने के बाद उसने अपनी ढाल से मुझे ऊपर उठाया, और मैंने वही बात एक बार फिर दोहराई कि वह इंद्रधनुष ही इस आपदा का संकेत है। जब इसके सारे रंग गायब हो जाएंगे
तो एक साथ नरक के सैकड़ों दरवाजे खुल जाएंगे। राक्षस और शैतान पूरी धरती और आसमान को ढक लेंगे। इसलिए आप सभी मिलकर इस आपदा का सामना करने की तैयारी करें, क्योंकि मेरे पास धोखेबाज का मुखौटा था, जिसने मेरी आवाज को बहुत ही विश्वसनीय और सुखद बना दिया था। और ऋषि का चोगा एक शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था, जिससे और भी ज्यादा लोग मुझे देख पा रहे थे। और हालांकि छड़ी सिर्फ चमक सकती थी, लेकिन वह मुझे पूरी तरह से एक जादूगर जैसा दिखा रही थी। इसी बीच एक सुरक्षाकर्मी आगे आया और उसने पूछा कि इस आपदा से कैसे बचा जाए। इस आपदा से बचना असंभव है। हम सिर्फ इसके नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। इस दुनिया का राजा कहाँ है? मैं उससे मिलने जाना चाहता हूं। इसके बाद हमें एक उच्च स्तरीय संस्था में ले जाया गया, जो कि एक भूमिगत पूछताछ कक्ष था। अंदर आने वाले व्यक्ति सुपरमैन कोऑपरेशन ग्रुप के लीडर थे। जू शांगशु, तुम राजा नहीं हो। मुझे जल्दी से अपने राजा के पास ले चलो। तुम्हें कैसे पता कि मैं राजा नहीं हूं? तब मैंने उसे बताया कि मैं भाग्य देख सकता हूं, क्योंकि पिछले जन्म में इस दुनिया में आने से पहले मुझे पता था कि वह आम चुनाव में हिस्सा लेने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि निकट भविष्य में वह राजा बनना चाहेगा। यह सुनकर वह हैरान होकर खड़ा हो गया और उसने मुझसे पूछा कि मुझे यह कैसे पता चला। तभी बाहर से एक व्यक्ति अंदर आया और उसने कहा कि राष्ट्रपति मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। इसलिए मजबूरन उसे मेरी जादुई छड़ी मुझे वापस करनी पड़ी और वह मुझे राष्ट्रपति से मिलाने ले गया। जल्दी ही हम राष्ट्रपति के कार्यालय में पहुंच गए। अंदर जाने के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि वही इस दुनिया के राजा हैं। मैंने भी एक बार फिर अपना परिचय दिया। फिर उन्होंने मुझे एक लाई डिटेक्टर झूठ पकड़ने वाली मशीन पर बैठने को कहा और लिली को भी उस पर बिठा दिया। क्या आप लोग सच में गया महाद्वीप से आए हैं? हाँ, क्या आपदा के बारे में कही गई बातें सच हैं? बिल्कुल सच हैं। हम यहां सिर्फ आप लोगों को सचेत करने आए हैं। लिली ने सीधे कह दिया कि वह सिर्फ एक सहायक है और उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद राष्ट्रपति ने सवालों की झड़ी लगा दी। मैंने उन सभी के धारा प्रवाह जवाब दिए, क्योंकि मैंने मार्शल आर्ट सीखी थी, जिससे मैं अपनी सांसों, नब्ज और पसीने को नियंत्रित कर सकता था। और जहां तक लिली की बात थी, उसे तो आधे से ज्यादा सवाल समझ ही नहीं आए कि उनका क्या मतलब था। इसलिए वह लाई डिटेक्टर हम पर पूरी तरह से बेअसर रहा। आखिरकार यकीन होने के बाद उन्होंने लाई डिटेक्टर को हटवा दिया और कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों को बाहर जाने को कह दिया, सिवाय पीछे खड़े एक नकाबपोश आदमी के। इसके तुरंत बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपदा आने पर मैं उन्हें शरण लेने के लिए गया महाद्वीप ले जा सकता हूं। यह सुनकर मेरा दिल दहल गया। तुम जो यहाँ के राजा हो, क्या अपनी जनता को छोड़कर भागना चाहते हो? मैं राजा नहीं हूं। मैं तो बस संयोग से इस पद पर बैठा एक इंसान हूं। अगर तुम मेरे परिवार और इस दोस्त को अपने साथ ले जाओ, तो तुम इस दुनिया से जो कुछ भी चाहोगे, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। यह सुनकर मैंने लिली का हाथ पकड़ा और वहां से जाने के लिए मुड़ा। अचानक राष्ट्रपति के पीछे खड़े उस व्यक्ति ने अपना मुखौटा उतारना शुरू कर दिया। वह और कोई नहीं बल्कि पहली पीढ़ी के जागृत लोगों, अवेकन्स में से एक था, जिसे विशाल देवता की उपाधि मिली थी, किम शुहाव। सिर्फ 0.25 सेकंड में वह अपनी जगह से गायब हो गया और ठीक मेरे सामने आ खड़ा हुआ। इस चेहरे को देखने के बाद, जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वही इस दुनिया का असली राजा है। वह बहुत उत्सुक था कि आखिरकार मुझे यह सब कैसे पता चला, और मैंने उसे बस यही बताया कि मैं भाग्य देख सकता हूं। पिछले जन्म में जब पहला पोर्टल खुला था, तो पूरी दुनिया में अराजकता फैल गई थी, और किम शुहाव ने अपनी शक्तियां जागृत होने के तुरंत बाद देश को बचाने वाले नायक का दर्जा हासिल कर लिया था। आम चुनाव के बाद उसने ही इस उच्च स्तरीय संस्था की स्थापना की थी और वह इस देश का असली राष्ट्रपति बना था। इसके तुरंत बाद वह मुझे मुख्य केंद्र में ले गया, जो कि आपदा प्रतिक्रिया मुख्यालय था। मैंने देखा कि सभी बड़े अधिकारी वहां इकट्ठा हो चुके थे, तो मैंने पूरी बात एक बार फिर से सबको समझाई। इस बैठक में हिस्सा लेने वालों में राक्षस की उपाधि पाने वाले बाई चांगशु थे, जिन्हें दानव राजा कहा जाता था, वे किम ताइजिन थे। जिन्हें ग्लेशियर कहा जाता था, वे हान जिहुई थीं। और लोहे की भुजा वाले मिन ताइवोंग भी थे।
सटीक रूप से कहा जाए तो यह पहली पीढ़ी के जागृत लोगों में से सबसे शक्तिशाली 5 लोगों के नाम थे। वे लोग शुरुआत से ही किम शुहाओ के साथ मिलकर दुनिया जीतने वाले लोग थे। जब मैंने अपनी बात पूरी कर ली तो किम शुहाओ ने घोषणा की कि कल से पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया जाएगा। लेकिन नीचे बैठे कुछ लोग अभी भी मेरी बातों पर संदेह कर रहे थे। किम शुहाओ ने कहा कि उसने खुद इस बात की पुष्टि की है। अचानक तभी मिन ताएवोंग तेजी से आगे बढ़ा। मुझे लगा कि वह मुझ पर हमला करने आ रहा है, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह झपटकर लिली को पकड़ लेगा। और फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसका मुखौटा उतार दिया। जैसे ही मुखौटा जमीन पर गिरा, सामने का चेहरा देखकर सबके सब दंग रह गए, क्योंकि उस मुखौटे के पीछे वास्तव में एक बिल्ली थी। मैंने बिल्ली के रूप में बदली लिली को शांत करने का नाटक किया। उन्हें बताया कि इंसानों के सामने अपना चेहरा दिखाना बिल्ली प्रजाति के लिए बेहद शर्मनाक बात है। ऐसा होने से रोकने के लिए मैंने पहले ही लिली के साथ यह तय कर लिया था। यह मुखौटा न केवल आवाज बदलता है, बल्कि इस पर एक जादू भी है जो इसे उतारने पर बिल्ली में बदल देता है। किम सूहो ने यह देखने के बाद मिन ताएवोंग से तुरंत मुझसे माफी मांगने को कहा, लेकिन लिली ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। अगले दिन किम सूहो ने रेडियो और प्रसारण के माध्यम से देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। अचानक सेना और सुपरह्यूमन गिल्ड ने बड़े पैमाने पर आपदा अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद जब पुस्तकालय के निदेशक ने सुना कि मैं जा रहा हूं, तो वह चाहते थे कि मैं उनकी एक चीज देखने में मदद करूं, दूसरी दुनिया से आई किताबें। उन्होंने कहा कि ये किताबें वे सभी सुपरह्यूमन्स द्वारा पोर्टल पर कब्जा करने के दौरान मिली लूट की चीजें हैं, लेकिन वे इस पर लिखे शब्दों को समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि मेरे लिए दूसरी भाषाएं बोलना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मैं जो समझ सकता था वह केवल गैया महाद्वीप और वुलिन की भाषा थी। चलते चलते मुझे स्वॉर्ड एम्परर का गुप्त रिकॉर्ड नाम की एक किताब दिखी। ठीक उसी समय जब मैं यह देखना चाहता था कि क्या यह वास्तव में सच्चे स्वॉर्ड एम्परर द्वारा छोड़ी गई है, निदेशक बाहर आए और मुझसे पूछा, क्या इस किताब में कोई समस्या है? मैंने उनसे झूठ बोला कि ऐसा लगता है जैसे यह किताब किसी शैतान ने लिखी है, और फिर उनसे पुष्टि करने को कहा कि जब यह किताब मिली थी तो क्या इसके पास कोई और चीज भी थी, जैसे कोई तलवार या कुछ और, क्योंकि उस तलवार में भी एक शैतान छुपा हुआ था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब यह किताब मिली थी तो वहां केवल कुछ पुराने कपड़े थे। यह किताब बहुत खतरनाक है, मैं इसे ले जाकर सील कर देता हूं। बैठने के बाद मैंने इस गुप्त रिकॉर्ड को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और पाया कि शुरुआती सामग्री स्वॉर्ड एम्परर ने अपने बारे में लिखी थी। यह लगभग ऐसा था कि एक महान गुरु बनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर हेवनली डेमन से आधे कदम से हार गए थे। अंत में मुझे पिछले हिस्से में आंतरिक मानसिक विधि मिली। इसे ध्यान से पढ़ने के बाद मैंने किताब में लिखे अनुसार मानसिक विधि का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मानसिक विधि के स्तर को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जो हैं संचय, स्थिरता और मुक्ति। अगर यह कहें कि मेरी पिछली महासागर मानसिक विधि केवल स्थिरता की तलाश में थी, तो इस किताब की आकाश तोड़ने वाली दिव्य कला इन तीनों को पूरी तरह से एक साथ जोड़ती है। इसे एक आदर्श और अद्वितीय मानसिक विधि कहा जा सकता है। अब मैं आखिरकार समझ गया हूं कि वुलिन के लोग उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट सीखने के लिए इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं। ठीक जब मैं थोड़ा आराम करने और लिली को खोजने जाने की तैयारी कर रहा था, खिड़की के बाहर आसमान में एक पोर्टल दिखाई दिया और उसमें से एक मिनोटॉर बाहर निकल आया। ठीक उसी समय जब वह नागरिकों पर हमला करने वाला था, मैं तुरंत नीचे कूदा और उसे रोकने के लिए एक ढाल बनाई। यह उस पर आजमाने का एक अच्छा मौका था, अपनी नई सीखी हुई आकाश तोड़ने वाली दिव्य कला को, ताकि दूसरों को यह पता न चले कि मुझे जादू नहीं आता। इसलिए मैंने अपने आसपास जोर से चिल्लाकर कहा, अगर अभी जादू का उपयोग किया गया तो शाही महल ढह सकता है। ऐसा लगता है कि मुझे उसे हराने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। फिर मैं उड़कर मिनोटॉर के सामने पहुंच गया और एक ही घूंसे में उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। उठने के बाद उसने फिर से मुझ पर तेजी से हमला किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यह मिनोटॉर कमजोर हो गया है। उसके वार से बचने के बाद मैंने पहले अपनी जादुई छड़ी से एक चकाचौंध रोशनी निकाली
और फिर उसके पेट पर एक और घूंसा मारा। अब ऐसा लग रहा है कि मिनोटॉर कमजोर नहीं हुआ था, बल्कि मैं खुद मजबूत हो गया था। ठीक उसी समय जब लिली वापस आई, पोर्टल से और भी कई राक्षस बाहर निकलने लगे। लिली की मदद से मैं अब दिखावा कर सकता था। मैंने आसपास जोर से चिल्लाया। मैं शाही महल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब मुझे जादू का इस्तेमाल करना ही होगा। इसके तुरंत बाद मैंने एक अजीब सा मंत्र पढ़ा और लिली को अपनी तेज गर्म लपटें छोड़ने को कहा, जिससे सभी राक्षसों का खात्मा हो गया। हर कोई अपने सामने यह सब देख रहा था। वे यह देखकर हैरान थे कि क्या यही वास्तविक जादू है। अंत में किम सूहो ने मुझे धन्यवाद देने के लिए कई उच्चस्तरीय जादुई क्रिस्टल दिए। लिली द्वारा अपने नए बने दोस्तों को अलविदा कहने के बाद हम वहां से चले गए। वापस लौटने के बाद कुनकुन ने मुझे बताया कि मेरी अनुपस्थिति के दौरान दूसरी दुनिया से एक जादूगर आया था, जिसने कहा कि एक आपदा आने वाली है। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह जादूगर मैं ही था, लेकिन मैंने ऊपर देखा तो पाया कि अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। अगले दिन जब मैं गिल्ड में आया तो बाय येओंगसी ने कहा कि वह मुझसे संपर्क नहीं कर पा रहा था और अब एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। उसने बताया कि गिल्ड मास्टर अभी एक आपातकालीन बैठक कर रहे हैं और बस मेरा ही इंतजार था। जब मैं बैठक में जाने की तैयारी कर रहा था तो मेरी मुलाकात वांग जुहाओ से हुई। मुझे देखने के बाद वह पहले एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया और फिर दौड़कर मुझ पर झपट पड़ा। इन पिछले कुछ दिनों में मुझे न देखने के कारण उसने सोचा कि मैंने उसे छोड़ दिया है। मैंने उससे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि वांग जुहाओ भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक कक्ष में पहुंचने के बाद गिल्ड मास्टर ने मुझे उस जादूगर के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उस महान जादूगर ने उन्हें अकेले में एक भविष्यवाणी बताई थी कि 7वें शूरवीर दल को छोड़ देना चाहिए ताकि वे भाग्य के पहिए के अनुसार काम कर सकें। ऐसा करने से वे आपके लिए रोशनी लेकर आएंगे। मैं चाहे जो भी सोचूं, ऐसा लगता है कि यह तुम्हारी टीम 7 की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि यह बात सच में मैंने ही उन्हें बताई थी, लेकिन इसे इस तरह सुनना काफी अजीब और शर्मनाक लग रहा था। तो मैंने दृढ़ता से कहा कि आपदा शुरू होने के बाद महान जादूगर का मतलब यह था कि टीम 7 को अकेले ही मुकाबला करना चाहिए। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यदि हम केवल तय जगहों पर राक्षसों को खत्म करते रहे तो यह समय की बर्बादी होगी। इससे बेहतर है कि हमें अकेले काम करने दिया जाए ताकि हम सीधे मुख्य कोर पोर्टल को नष्ट कर सकें। जुलाई की रात शुरू होने के बाद सैकड़ों पोर्टलों में से 7 रंगीन पोर्टल खुलेंगे। आपदा को रोकने के लिए केवल इन 7 पोर्टलों को नष्ट करना होगा। उस समय मैंने महान जादूगर का भेष बनाकर गिल्ड मास्टर को 6 पोर्टलों के स्थानों के बारे में बताया था, लेकिन मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं बताया लाल पोर्टल के स्थान के बारे में, क्योंकि वहां अभी भी सोल स्टोन मौजूद है। इस बार मैं निश्चित रूप से एक सुंदर त्वचा वाले व्यक्ति बनने का अपना सपना पूरा करूंगा। 3 दिन बाद का समय आ गया। मैंने वांग जुहाओ के शरीर में जादुई ऊर्जा माना को प्रवाहित किया और उसे जादुई ऊर्जा के प्रवाह का रास्ता याद रखने को कहा, क्योंकि मैंने पाया कि स्वॉर्ड एम्परर के गुप्त रिकॉर्ड में 10 वज्र शक्ति कौशल उसके लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन मैं उसे पूरे 30 बार सिखा चुका हूं। मेडिसिन एम्परर ने कहा था कि इसे तो कोई बंदर भी सीख जाता, लेकिन वांग जुहाओ को यह किसी भी तरह समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैं लिली के पास गया। पहले उसके लिए ढेर सारा फ्राइड चिकन खरीदा और फिर उससे कहा, इसे खाने के बाद फ्राइड चिकन के पैसे कमाने के लिए मेरे साथ चलना होगा। आपदा शुरू होने के बाद हम जिस लाल पोर्टल के अंदर गए वह आग की लपटों से भरा था। गर्मी को दबाते हुए आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता था। बॉस से निपटने के लिए एक जरूरी चीज चाहिए थी और वह थी आइस ड्रैगन के नुकीले दांत। और किस्मत से यह चीज मेरी पिछली जिंदगी के ब्लैक हाउंड गिल्ड के पास सुरक्षित थी। इसलिए मैं लिली को अपने साथ लेकर वहां चुपके से घुस गया। मैं इस इमारत की बनावट और कैमरों के बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानता था, क्योंकि आपदा आने ही वाली थी। इसलिए इमारत में केवल कुछ ही लोग ड्यूटी पर थे।
मैं जल्दी से मॉनिटरिंग रूम में पहुंच गया। उन दोनों को बेहोश करने के बाद मैंने ब्रॉडकास्ट के जरिए कहा कि कोई प्रतिनिधि के कमरे में घुस गया है। बाकी लोगों को भी झांसा देकर अंदर बुलाने के बाद मैंने कमरा बंद कर दिया। फिर लिली को लेकर मैं गिल्ड के गोदाम में आया। अंदर जाते ही लिली का ध्यान जमीन पर बिखरे खजाने ने खींच लिया और मैं सीधे बॉस के लूट वाले कमरे की तरफ बढ़ गया और मैंने अपना असली लक्ष्य आइस ड्रैगन के नुकीले दांत हासिल कर लिए। जब हम निकलने ही वाले थे तो लिली ने कहा कि इस दीवार के पीछे बहुत सारी जादुई ऊर्जा है। यह सुनकर मैंने अपनी घड़ी को दस्ताने में बदल लिया और एक ही घूंसे में दीवार को उड़ा दिया। देखा तो अंदर भारी मात्रा में मैजिक क्रिस्टल रखे हुए थे। लिली के इस अच्छे काम को देखते हुए मैंने उसे इनाम में 3 चीज बॉल्स दिए और फिर मैंने वो सारे मैजिक क्रिस्टल अपनी घड़ी के अंदर सोख लिए। लेकिन इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा था। क्या इसे सोखने के लिए सोल स्टोन की जरूरत पड़ेगी? अगले दिन मैं अपनी हंसी रोकने के चक्कर में पूरी तरह कांप रहा था, क्योंकि मैंने ब्लैक हाउंड गिल्ड की दिशा से आसमान छूती हुई दुष्ट ऊर्जा को निकलते देखा। उनका गिल्ड मास्टर बीती रात गोदाम में हुई चोरी की वजह से अकेले में गुस्से से उबल रहा था। चूंकि आज आपदा आने वाली थी, इसलिए मैंने उन सभी को अपने कॉम्बैट सूट पहनने को कहा, क्योंकि इस बार मेरी और मेरी पिछली जिंदगी की योजना बदल चुकी थी। इसलिए मैंने दूसरे लोगों का इंतजाम किया था ताकि वे मेरी पिछली जिंदगी के उन कुछ दोस्तों की रक्षा कर सकें। केवल गिल्ड मास्टर ही बेहद उत्साहित था। आखिरकार उसे यूं ही मॉन्स्टर नहीं कहा जाता था। अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। बस पोर्टल के खुलने और जंग शुरू होने का इंतजार था। इसी बीच झांग योंगशिन का रोबोट गार्ड भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। जैसे ही आसमान से इंद्रधनुष पूरी तरह गायब हुआ, अचानक अनगिनत पोर्टल्स दिखाई देने लगे। पलक झपकते ही राक्षसों ने पूरी सड़क को घेर लिया। मैंने सभी को सचेत होकर लड़ने के लिए तैयार होने को कहा। सबसे पहले लंबी दूरी के कौशल वालों को हमला करने को कहा, ताकि राक्षसों की सेना को कुछ नुकसान पहुंचाया जा सके। यह देखकर गिल्ड मास्टर ने एक लंबा कदम बढ़ाया और सबसे आगे कूद गया। इस बार उसका काम नीले पोर्टल को नष्ट करना था। उसके हाथों में भाला इस कदर लहरा रहा था कि कोई भी राक्षस उसके 5 मीटर के दायरे में भी नहीं आ पा रहा था। और मैं टीम 7 को लेकर अलग से लड़ने निकल पड़ा। अब हमें बिना किसी मकसद के घूमने का नाटक करते हुए लाल पोर्टल की तरफ बढ़ना था। जल्द ही चारों तरफ से कई सारे राक्षसों ने हमें घेर लिया। मैंने इक्विपमेंट कैप्टन सुकियानशु से वान दाओ एक प्रकार का लंबा हथियार ले लिया। भले ही मैं लंबे हथियारों का इस्तेमाल करने में माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं 20 से ज्यादा सालों तक सुपरमैन रहा हूं। बस कुछ ही बार में मैंने आसपास के सभी राक्षसों को काट डाला। सामने राक्षसों का एक और झुंड देखकर मैंने ली को उन पर हमला करने का इशारा किया। आदेश मिलते ही लिली ने भीषण आग की लपटें छोड़ी और सामने के सारे राक्षसों को जलाकर राख कर दिया। जल्द ही मेरे मार्गदर्शन में हम लाल पोर्टल के सामने पहुंच गए। तभी आसमान से एक बहुत बड़ा जीव पोर्टल से नीचे गिरा। मैंने देखा कि वह आग की प्रजाति का एक विशाल टायरानोसॉरस था, तो मैंने वांग जुहाओ को उससे मुकाबला करने के लिए आगे भेजा। टायरानोसॉरस के उस खौफनाक खुले मुंह के सामने भी वह जरा भी नहीं डरा। मैंने देखा कि उसके शरीर पर वज्र कौशल की जादुई ऊर्जा चमक रही थी। भले ही वह बंदर से भी धीमी गति से सीखा, पर आखिरकार उसने कर दिखाया। वांग जुहाओ को टायरानोसॉरस को रोकते हुए देख मैंने झांग योंगशिन को उसकी मदद के लिए भेजा। वह अपने गार्ड रोबोट को लेकर आगे बढ़ा और उसने टायरानोसॉरस की पूंछ पकड़ ली और बस एक बार घूमकर उस टायरानोसॉरस को दूर फेंक दिया। इस नज़ारे ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। मुझे पता था कि इस तरह के विशाल जीव के शरीर के अंदर वह चीज जरूर होगी, इसलिए मैं आगे बढ़ा और उसे चीर दिया और उसका कोर आंतरिक अमृत बाहर निकाल लिया। जैसे ही वह मेरे हाथ में आया, वांग जुहाओ ने कहा कि अनगिनत राक्षस और आ रहे हैं। इसलिए मैंने आदेश दिया कि सभी लोग लाल पोर्टल के अंदर चले जाएं। हालांकि अंदर हर तरफ पिघला हुआ लावा भरा था, लेकिन झांग योंगशिन ने हमारे लिए जो कॉम्बैट सूट बनाए थे वे सभी हीट रेसिस्टेंट, गर्मी से बचाने वाले थे। उसने लिली को उदास देखा तो वह उसके पास आया और उसे अपने हाथ का बटन दबाने को कहा, और तभी अचानक उसमें से एक आइसक्रीम पॉप्सिकल निकल आया।
पल भर में लिली का दिल खुशी से झूम उठा। यह देखकर झांग योंगशिन भी बेहद खुश हुआ। आगे बढ़ते हुए हमारा सामना भारी संख्या में जीवित कुत्तों राक्षसों से हुआ। वांग जुहाओ नुकसान झेलने के लिए सबसे आगे बढ़ा। मैंने भी लंबे समय बाद अपनी शूटिंग की कला का प्रदर्शन किया और उन सभी राक्षसों को बर्फ के टुकड़ों में जमा दिया। आखिर में मैंने झांग योंगशिन को काम तमाम करने के लिए भेजा। उसने आगे बढ़कर ताबड़तोड़ वार किए और तुरंत ही लड़ाई खत्म कर दी। इस तरह हमारे आपसी तालमेल की बदौलत हमने राक्षसों के एक के बाद एक कई झुंडों को हरा दिया। मैंने देखा कि मेरे पीछे चल रही लिली काफी सुस्त थी। पूछने पर पता चला कि वह इस बात से परेशान थी कि यहां अपनी आग का इस्तेमाल न कर पाने के कारण वह कोई मदद नहीं कर पा रही थी। खाली मैंने उससे कहा कि यह तो जाहिर सी बात है, आगे चलकर तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। यह सुनकर आखिरकार उसे राहत मिली। इसके तुरंत बाद एक लावे की झील ने हमारा रास्ता रोक दिया। मैंने उनसे एक राक्षस की लाश लाने को कहा। उसे नीचे फेंकते ही झील में मौजूद एक अग्निसर्प फायर स्नेक ने उसे एक ही बार में निगल लिया। और फिर मैंने इक्विपमेंट डिपार्टमेंट से एक बहुत मजबूत फिशिंग रॉड लाने को कहा और वांग जुनहाओ और झांग योंगशिन को रॉक पेपर सिजर्स खेलने को कहा, यह तय करने के लिए कि चारा कौन बनेगा। आखिर में वांग जुनहाओ ही हारा और मैंने उसे चारे की तरह लटका दिया, जिससे झील के उस अग्नि सर्प को सफलतापूर्वक फंसा लिया गया। और फिर मैंने झांग योंगशिन को पूरी ताकत से रॉड खींचने को कहा।